इंजेक्शन देने के बाद में, केनाकोर का इंजेक्शन देने के बाद में सफेद दाग जो बना है पैर पर उसका है। और उसी तरह से एनीमिया की कंडीशन में एक निवस एनीमिकस भी कंडीशन होती है, इसमें भी सफेद दाग हमको दिखाई दे रहा है। अब हमने जितने देखे ये सब सफेद दाग है, बाकी सबके ट्रीटमेंट अलग है सब। इसलिए इनका डायग्नोसिस जो है, यानी पहले शर्मा सर से मेरी बात हुई थी, तो शर्मा सर से हमारी जो चर्चा हुई थी तो ये कि सर आप केवल व्याख्यान दीजिएगा। बाकी जब मैं थोड़ा सा विचार किया तो मैंने कहा केवल व्याख्यान देके मतलब आने वाला नहीं, जब तक आप बीमारी समझेंगे नहीं, चित्रों को देखेंगे नहीं, आपको बीमारी की पहचान नहीं होंगी, तब तक जो है वो चिकित्सा जो है वो फलदायक नहीं होंगी। तो ये सफेद दागों की बात हो गई। अब ये काले दाग, इसको निवस आप ओटा कहते हैं, थोड़ा हल्का सा पेपुलर होता है ये मंगोलियन स्पॉट होते हैं, जनरली पीछे की तरफ होते हैं। ये मेलाज्मा जिसको हम आयुर्वेद में व्यंग कहते हैं। देखिए छोटी सी बात मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, मैं कुछ टर्म जैसे मेलाज्मा है आयुर्वेद में उसको व्यंग कहते हैं, ये टर्म्स में आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। उसके अंदर हमको केवल लक्षणों की, मैं आगे एक स्लाइड कुछ बताऊंगा आपको जिसमें हमको लक्षणों से बीमारी की पहचान करना है। चरक ने कहा भी है कि यदि आप बीमारी का नाम पहचान नहीं कर रहे तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सभी विकारों के नाम जो है वो देना संभव नहीं है। चर्म रोग के संदर्भ में तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि आपको बीमारी का नाम भी पता नहीं हो तो कोई आवश्यक नहीं है, आपको लक्षण से पहचानते आना चाहिए। यदि कालापन है तो वात की आपको प्रिडोमिनेंस समझ में आना चाहिए, यदि लालिमा है वहां पर या पीलापन है तो आपको पित्त की उपलब्धता समझ में आना चाहिए, और यदि सफेदी है वहां पर तो आपको कफ जो है वो समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर मेलाज्मा है, तीनों में काले दाग है। उसी तरह से ये लाइकन प्लेनस है, एक्टिनिक लाइकन प्लेनस। ये एबीसीडी जिसको हम एनबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं, इसको फोटोडर्मेटाइटिस भी कहते हैं, ये है। और टीरेसिस वर्सिकुलर जो हमने इसके पहले भभूति पढ़ी थी, ये सफेद दाग, वर्सिकुलर का अर्थ होता है अलग अलग कलर का, तो ये टीरेसिस वर्सिकुलर ही है, मतलब एक तरह का फंगस ही समझ लीजिए आप उसको। इसमें सफेद दाग है और इसी का सब टाइप जो है वो टीरेसिस वर्सिकुलर में, इसमें काले दाग है। तो वो बीमारी एक ही है, बाकी एक में सफेद दाग के रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है वो, और एक में काले दाग के रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है। बाकी दोनों का चिकित्सा एक तरह की है, मैं चिकित्सा में बाद में बात करूंगा। नेक्स्ट ये कार्सिनोमा है, बेसल सेल कार्सिनोमा। ऐसे ये लाइकन पेनस है। ये जो लीजन मैंने शुरू किए हैं ये पेपुलर है, इसके पहले जो थे ये मैक्युलर है। मैक्युलर यानी जो स्किन के सतह पर होते हैं, मतलब उसमें कहीं पर भी उभार नहीं होगा। जैसे चित्र में हम देखते हैं सफेद दाग है, सफेद दाग में कहीं पर भी हमको उभार नहीं दिखाई देता है, तो वो मैक्युलर कहलाएंगे। और यदि कोई उठाव है, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है हमको इस जगह, ये उठाव वाले है, ये पेपुलर कहलाएंगे, पीड़िका कहलाती है ये वाली। तो फर्स्ट जो है बेसल सेल कार्सिनोमा है, इसमें भी पीड़िका दिखाई दे रही है हमको। दूसरा जो है वो लाइकन प्लेनस है, इसमें भी पीड़िका दिखाई दे रही है। तीसरा एपिडर्मल नेवस है, इसके अंदर भी उभार दिखाई देते हैं, वो लिनियर फॉर्म में होते हैं। ये किलॉइड है, जनरली छाती पर होते हैं या कहीं पे व्रण वस्तु बन जाती है, तो फाइब्रोटिक चेंजेस आने के बाद में किलॉइड वहां फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट ये मिलिया है, जिसमें क्लेद नहीं होता है, सूखे सूखे दाने जो है वो चेहरे पर या माथे पर हमको दिखाई देते हैं। ये मोलस्कस कंटाजियस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये चर्मकिल सभी जानते हैं, स्किन टैग है, सब के सब पेपुलर लीजन है ये, बाकी सबका ट्रीटमेंट अलग है। यहाँ हम एक्ने वल्गरिस देख रहे हैं, ये एटोपिक डर्मेटाइटिस है और ये न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस है। ये दिखाने का एक उद्देश्य ये था कि पहले स्लाइड में मैंने सफेद दाग दिखाया आपको, बाद में काले दाग दिखाया और बाद में पेपुलर लीजन बताए। सबका ट्रीटमेंट जो है अलग अलग होगा, तो आपको डायग्नोसिस जो है वो होना आवश्यक है। उसी तरह से हमने कुछ गोल घेरे वाले प्लाक्स जो है, इनको प्लाक्स कहते हैं। ये सोराइस, पहला जो फोटो है ये सोराइसिस का है। दूसरा जो है फंगल इन्फेक्शन है जिसको टीनिया कार्पोरिस कहते हैं, साधारण भाषा में फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, इसको ददरू बोलते हैं। तीसरा जो है वो एक्जिमेटस प्लाक है, ये डिस्क्वाइड लूपस एरिथेमेटस कहलाता है, इसमें भी गोल गोल घेरे बनते हैं। और ये फिफ्थ जो है न्यूमुलर डर्मेटाइटिस, ये फिफ्थ देखिए और आप फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, कम से कम सेकंड, टीनिया कार्पोरिस। बहुत बार ये सेकंड वाला जो है और ये फिफ्थ वाला, इसमें ट्रीटमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। बाकी यदि डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा ढंग से तो ट्रीटमेंट भी जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब बेसिक जो त्वचा के संदर्भ में जो बेसिक जो बातें जो हमको पता होनी चाहिए उस पर मैं छोटी सी बात कर लेता हूँ। जैसे हम त्वचा की उत्पत्ति जो है हमारा शिरस से संतानिका कहा है, मतलब जिस तरह से दूध से मलाई बनती है उसी तरह से धातुओं के पाक होने के बाद में त्वचा का निर्माण होता है, ऐसा बताया गया है। दूध और मलाई में यह अंतर जो होता है वो स्निग्धता का होता है कि दूध जो मलाई जो होती है वो दूध से बहुत अधिक स्निग्ध होती है, फैट कंटेंट उसमें बहुत ज्यादा होता है। बस यही त्वचा के संदर्भ में हमको ध्यान रखकर चलना है। त्वचा जो है उसकी स्निग्धता यदि मेंटेन रहेंगी तो
उसमें बीमारी होने की, उसके रोगग्रस्त होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हमारे यहाँ दिनचर्या में तेल से अभ्यंग करने के लिए कहा है। आजकल ये परंपरा छूट गई है। यदि हम तेल का प्योर केवल नारियल तेल का अभ्यंग करें, या कोई शीत प्रदेश में रहता है तो सरसों का तेल का अभ्यंग कर सकता है, तो यदि तेल का अभ्यंग ही यदि किया जाए तो 50% बीमारियां जो है उनसे हम बच सकते हैं। इसकी संकल्पना जो है हमको एक शिरस्य और संतानिका से आती है। हमको स्नेहन जो है वो बाहर से भी करना है, और आभ्यंतर स्नेह के रूप में ऑयल जो है या घृत जो है, यमक है, महास्नेह है, इसका हम यूज जो है वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ आप देखेंगे ट्रीटमेंट में भी, जैसे कोई भी कुष्ठ रोग हो उसमें हमको स्नेह कल्पना तो जनरली मिलती ही है। काला दाग हो तो भी हमको सब तेल का इस्तेमाल मिलता है, जैसे हम काले दाग इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्यंग वगैरह है तो उसमें हम कुमकुमादी तेलम का इस्तेमाल करते हैं। सफेद दाग है तो उसके हम बाकुची तेल का इस्तेमाल करते हैं। यदि कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो प्लेन नारियल तेल या सरसों के तेल या नीम के तेल या करंज तेल में केवल कपूर मिला के और टंकण भस्म मिला के इसका ही एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो तेलों का प्रयोग जो है वो हम अलग अलग तरीके से करते हैं, केवल त्वचा विकारों के संदर्भ में नहीं, तो बालों के संदर्भ में भी हम बालों को जो तेल लगाते हैं, तो हमको यदि सिंपल बालों का हेल्थ मेंटेन करना है, बालों की जो लंबाई वो मेंटेन करना है, तो प्लेन नारियल तेल ही जो है जो सफिशिएंट है। हम लोक पुरुष सम्मिश्र सिद्धांत का इस्तेमाल करके हम तेलों का प्रयोग भी कर सकते हैं, केश तेलों का। जैसे नारियल जो होता है, नारियल के वृक्ष में सबसे ऊपर की तरफ लगते हैं, तो नारियल में लंबाई के वर्धन करने की, लंबाई को बढ़ाने की एक मतलब मौलिक क्षमता जो पाई जाती है। तो इसी का उपयोग करते हुए यदि हमको केवल बालों को बढ़ाना ही है तो प्लेन नारियल तेल ही हमको उपयुक्त होगा। यदि हमको बालों को काला करना है तो हम जानते हैं कि भृंगराज जो है वो उसमें कृष्णीकरण का गुण पाया जाता है, तो हम भृंगराज का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं बालों को काला करने के लिए। यदि हमको बालों की जड़ें जो है वो मजबूत चाहिए तो वट जटादी तेल आता है। वट जटा यानी बरगद की जो पेड़, बरगद का जो वृक्ष होता है उसकी जड़ें जो होती है वो बड़ी मजबूत मानी जाती है, तो उसकी जड़ों से जो तेल बनता है उसको वट जटादी तेल कहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्नेहन जो है आभ्यंतर स्नेह के रूप में भी और बाह्य स्नेह के रूप में, बाह्य तेल तो आपको मैंने बताई थी, आभ्यंतर स्नेह के रूप में हम विभिन्न प्रकार के जो घृत जो होते हैं उनका प्रयोग हम करते हैं। अब यहाँ पर 7 लेयर जो बताई गई त्वचा की, हम जानते हैं कि अवभासनी, लोहिता, सबको क्रम याद है उसके वाले। इसको हम जो 7 प्रकार जो बताए गए त्वचा के, सुश्रुत में बताया है, इसको 7 धातुओं से करस्पॉन्डिंग, यानी अवभासनी जो पहली त्वचा जो है वो रस के करस्पॉन्डिंग मानी जाएंगी। लोहिता जो है उसके लिए रक्त का विचार होगा। इस तरह क्रम से, यानी लास्ट वाली जो त्वचा है उसमें हम शुक्र धातु का विचार करेंगे। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये 7 धातु है और 7 त्वचा, इसका हम चिकित्सा में विचार करते हैं। इसके अलावा क्रम का एक और महत्व है कि जितनी त्वचा गहरी होंगी उसका ट्रीटमेंट उतना ही कठिन होगा और लंबे समय चलने वाला होगा, और त्वचा जितनी ऊपर वाली होंगी, जैसे पहली त्वचा जो है अवभासनी, उसमें सिद्म और पद्मकंटक होते हैं। सिद्म को जो हम जो है वो कंपेयर कर सकते हैं टीनिया वर्सिकुलर, जिसको हम भभूति बोलते हैं, और पद्मकंटक यानी किसी भी प्रकार की पीड़िका। तो इनका ट्रीटमेंट बहुत सरल है, और इसके बनिस्बत कंपेरेटिवली यदि हम नीचे वाली मांसधारा वगैरह में जाएंगे तो वहां पर अर्श वगैरह जो व्याधियां जो होती है उनका ट्रीटमेंट जो है वो कठिन होता है। तो हम ये, इससे हमको ये इन्फ्लुएंस जो है हम ये ले सकते हैं। इसके अलावा त्वचा जो है इसको आयुर्वेद में मात्रज भाव के रूप में और केश को पित्रज भाव के रूप में लिया गया है। तो इसका भी चिकित्सा में महत्व है। बाकी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, चिकित्सा में इसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। चलिए बेसिक मैं थोड़ा सा चिकित्सा शुरू कर देता हूँ। ये भी शारीरिक पोर्शन चल रहा हल्का सा। जब हम त्वचा रोगों की बात करते हैं तो 3, मतलब वात का एक प्रकार, पित्त का एक प्रकार और कफ का एक प्रकार। ये यदि आपको बहुत ज्यादा नहीं समझना है तो आप ध्यान रखिएगा कि वात का समान वायु, और पित्त का पाचक पित्त, और कफ का जो प्रकार है क्लेदक कफ, ये 3 प्रकारों को आपको, वात का समान वायु, पित्त का पाचक पित्त और कफ का क्लेदक कफ, ये तीनों को तो आपको विचार करके हमेशा त्वचा रोगों में करना ही है। यदि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट और ज्यादा बनता है तो वात में जो हमने समान वायु जो बोली, इसके साथ में ही आप व्यान वायु का विचार करेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां और कवर हो जाएंगी इसके साथ में। पित्त में भी आप पाचक पित्त के साथ में यदि आप साधक पित्त का विचार करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आपकी वाली कवर हो जाएंगी। और कफ में भी
क्लेदक कफ के साथ में यदि आप अवलंबक कफ जो है इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी बीमारी जो है आपकी वाली कवर हो जाएंगी। मैं बिल्कुल टच करते हुए चल रहा हूँ, किसी को यदि डाउट हो तो आप बिल्कुल लास्ट में पूछ लीजिएगा, अपन उस पर चर्चा कर लेंगे। व्यान वायु जो होता है, जिसका मैं सभी धातु के लिए बताता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, टच करते हुए चलूंगा। व्यान वायु जिसका काम रसादी संवहन है, जो विचर्चिका होता है, विचर्चिका मतलब एक्जिमा, वो भी सेकेंडरी एक्जिमा जिसको वेनस एक्जिमा बोलते हैं, जो वेरिकोज वेन होती है पैरों में, जनरली वेरिकोसिटी देखने को मिलती है हमको, तो वेरिकोज वेन में सेकेंडरी लीजन्स बनते हैं। वेरिकोज वेन की वजह से जो एक्जिमा होता है इसको वेनस एक्जिमा बोलते हैं, और इसमें आपको व्यान वायु की चिकित्सा ही करना पड़ती है। और व्यान वायु की चिकित्सा में आपको सहचरादि घृत बहुत फायदा देने वाला है। देखिए, वायु चाहे व्यान हो, उदान हो, समान हो, अपान हो, प्राण हो, सब में ही घृत चलने वाले हैं। और यदि आप ज्यादा नहीं सोच पा रहे तो कोई भी घृत देंगे तो काम, क्योंकि घृत तो स्नेह जो है वो वात का संबंध तो करने वाला ही है। बाकी यदि आप स्पेसिफिक देंगे, सोच के देंगे, तो आपकी जो चिकित्सा जो है, आपका जो फल जो है, उसका परिणाम जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो व्यान वायु सेकेंडरी जो वेनस एक्जिमा होगा वेरिकोज वेन की वजह से, उसमें आप सहचरादि घृत दीजिए और फायदा देखिए। ऐसा ही उदान वायु की विकृति मिलती है रात्रि जागरण जन्य जो हाइपर पिगमेंटेशन। देखिए, हाइपर पिगमेंटेशन जो होता है, जंग मान के चलिए आप, मतलब मेलाज्मा मान के चलिए इसको आप, चेहरे पर जनरली महिलाओं में होते हैं ये, तो कारण तो बहुत सारे होते हैं। बाकी यदि वो रात्रि जागरण जन्य हो रहा है, क्योंकि जागरण होगा, वात का प्रकोप होगा, और वात का भी इसमें से उदान वायु प्रकोपित होगा, तो इसमें आप यदि महातिक्त घृत या पंचतिक्त घृत इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा पड़ेगा। यदि वो धूप की वजह से है तो आपको फिर कुछ सनस्क्रीन लोशन जो आयुर्वेद में आते हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यदि वो ज्यादा तनाव, क्रोध, चिंता की वजह से है तो फिर वहां पर आपको अलग औषधि, क्योंकि वहां पर इन्वॉल्वमेंट जो है वो प्राण वायु का हो जाएगा, तो वहां पर फिर आपको अलग घृत का इस्तेमाल करना पड़ेगा यदि मन का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर। तो उदान वायु की यदि विकृति मिलती है, यानी रात्रि जागरण जन्य यदि मान को हमको कालापन मिलता है, चेहरे पर दाग मिलते हैं, तो उसके अंदर महातिक्त घृत या पंचतिक्त घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। समान वायु, मैंने पहले कहा कि यदि वायु का कोई प्रकार आपको याद नहीं रखे तो आपको केवल समान वायु याद रखेंगे। तो समान वायु वास्तव में, जो मैंने समान वायु बोला और क्लेदक कफ कहा और पाचक पित्त कहा, ये वास्तव में पचन से संबंधित तीनों बातें हैं। वायु का समान वायु जो है पचन में मदद करती है, पित्त का जो पाचक पित्त जो होता है वो पचन में मदद करता है, और क्लेदक कफ जो होता है पचन में। यदि पाचन ठीक रहेगा, डाइजेशन की प्रक्रिया यदि सही रहेगी, तो कुष्ठ विकार, कुष्ठ रोग होने की संभावना बहुत 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 कम हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है, यदि पाचन ढंग से नहीं होगा तो आम की उत्पत्ति होती है, और ये आम जो होता है वो संचित होते रहता है और रक्त में क्लेद के रूप में बहते रहता है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में टच करते हुए चल रहा हूँ। क्लेद के रूप में बहेगा, और जहां जहां बहेगा वहां पर यदि संग होता है तो वो रोग की उत्पत्ति करेगा। तो आरोग्यवर्धनी जो होता है वो बहुत अच्छा आम पाचक है, दीपन भी है, आम का नाश भी करता है, तो इसलिए उसको कुष्ठ रोगाधिकार में इस्तेमाल हम करते हैं। बाकी यदि समान वायु की यदि आपको चिकित्सा करना है तो हिंगू, सोवरचरादि घृत जो होते हैं, या ऐसे ऐसे घृत जो दीपन पाचन करते हैं, वो यहाँ बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। अपान वायु के कारण, अपान वायु जो है इसका कार्य तो है वो मल मूत्र निर्हरण है। यदि इसमें दुष्टि होती है, इसमें वैगुण्य होता है, तो युवान पुड़िका जो होती है जनरली पीसीओएस की वजह से, क्योंकि रजस्राव जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है, या मेंसेस इरेगुलरिटीज होती है, वहां यदि आपको कुष्ठ विकार कुछ मिलता है, किसी का मेंसेस ठीक से नहीं आ रहा है, पीसीओएस की वजह से कुछ एक्ने हो रहे हैं या और कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपान वैगुण्य के लिए अपान क्षेत्र में काम करने वाले घृत, आप फल घृत भी दे सकते हैं, आप दशमूल घृत भी दे सकते हैं, गोक्षुरादि घृत भी दे सकते हैं। च्वाइस आपकी है, आपको ड्रग सिलेक्शन करते आना चाहिए। उसी तरह से प्राणवायु एक्चुअली प्राणवायु का कार्य जो है वो बुद्धेंद्रिय धारण है। तो जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जो जिसमें स्ट्रेस जो होता है वो बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर होता है। देखिए, हमारे ओपीडी में जनरली 60 से 70% केसेस जो होते हैं वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के ही होते हैं। हमारे पास में एक्यूट कंडीशन में कोई भी पेशेंट आता नहीं है, इवन फंगल का भी जो नॉन ऑटोइम्यून है उसका भी पेशेंट हमारे पास में पहले नहीं आता है, वो मेडिकल स्टोर से कुछ क्रीम लगाता है, सब यूज करने के बाद ही हमारे पास में आता है। तो जब आपके पास में ओपीडी में लगभग 70% केसेस जो है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के आने वाले हैं, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है वो केवल क्रीम से, केवल दवाइयों से इससे ठीक होता नहीं है। यदि आपने उस पर मन पे कार्य नहीं किया, बुद्धेंद्रिय पे कार्य नहीं किया आपने, तो आपको फल मिलने वाले नहीं है। देखिए, एक बेसिक बात है, त्वचा में वायु जो होता है वो मतलब
आश्रय भाव होता है त्वचा और वायु का। और वात कला के लिए अध्याय में चरक ने वायु के संदर्भ में कहा है कि वायु तंत्र अंतर धर नियंता प्रणेता च मन सा, मतलब वायु जो है वो मन का नियंता भी है प्रणेता भी है। मतलब वायु का मन से संबंध है, और मतलब वायु इज इक्वल टू मन, और वायु जो है वो त्वचा के साथ में आश्रय भाव से, मतलब वायु इज इक्वल टू त्वचा, तो वायु इज इक्वल टू वायु इज इक्वल टू त्वचा इज इक्वल टू मन हो जाएगा। मतलब त्वचा डायरेक्टली मन से संबंधित हो जाती है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको सोरेसिस है, बाकी वो बहुत प्रवर सत्व के हैं, उनका लीजन कभी नहीं बढ़ पाता है। इसके विपरीत में ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे ऐसे हैं जो तनाव रखते हैं, क्रोध रखते हैं, सप्ताह का पालन नहीं कर पाते हैं, आचार आसन का पालन नहीं कर पाते हैं, तो उनको लीजन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्राणवायु की विकृति जो है वो यदि मिलती है आपको, तो उसके लिए हम प्राणवायु पे काम करने वाले, बुद्धेंद्रिय पे काम करने वाले, ब्राह्मी ग्रंथ हो गया हमारे पास में, शंकर पुष्पी ग्रंथ है, और जितने भी मेध्य द्रव्यों से बने हुए ग्रंथ जो है वो सब बुद्धेंद्रिय में चलेंगे। तो प्राणवायु में हम ये ग्रंथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से भ्राजक पित्त, जैसे मैंने साधक आपको क्लेदक पित्त के प्रकार जो बताए थे, जिनको हमको पाचक पित्त को इस्तेमाल करना है त्वचा रोगों में, उसके साथ में साधक पित्त भी बताया था। भ्राजक पित्त भी उतना ही महत्वपूर्ण है त्वचा रोगों में। वास्तव में वो बल और वर्ण का प्रसाधन करने वाला होता है। तो जितने भी हाइपर पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर वाले हो, मतलब सफेद लीशन उत्पन्न करने वाले हो या डार्क लीजन उत्पन्न करने वाले हो, इसमें हमको भ्राजक पित्त का विचार करना चलता है। उसमें आमल की जैसे द्रव्य जो बड़े फायदेमंद करते हैं। पाचक पित्त में पहले बता चुका आपको, आम दोष संचय को रोकेगा। साधक पित्त जो है वो हृदय स्तर माना गया है। साधक पित्त का काम लगभग वैसा ही है जैसा कि प्राणवायु का है। साधक पित्त का अर्थ पित्त एक्चुअली पाचन करने वाला होता है ना। तो जहां डेलिमा होता है, मतलब द्वंद्व होता है, मानसिक द्वंद्व जो होता है, तो ये मानसिक द्वंद्व का पाचन करने वाला जो है वो साधक पित्त होता है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में जहां स्ट्रेस है, जहां तनाव है, तो उस द्वंद्व को खत्म करने के लिए साधक पित्त जो है ये हमको फायदा देता है। उसी तरह से रंजक पित्त का विचार करना पड़ता है हमको, और रंजक पित्त के लिए हम यकृत पे काम करने वाले जो दवाइयां हैं, वो यकृत उत्तेजक जो औषधियां हैं, उनका इस्तेमाल हम यहाँ कर सकते हैं। आलोचक पित्त हम जानते हैं कि कामला पांडु जैसे विकारों में त्वक विवरण जो होता है वो आलोचक पित्त की वजह से ही होता है। तो कामला और पांडु में जो औषधियां जो हमारे यहाँ बताई गई है, गिलोय जैसी औषधियां, वो यहाँ फायदेमंद होती है। क्लेदक कफ मैं पहले बता चुका हूँ, अवलंबक कफ मैं बता चुका हूँ, हृदयस्थ है और ये भी मन बुद्धि धारण करता है, इसलिए इसका भी हमको विचार जो है वो चिकित्सा में, कुष्ठ रोग की चिकित्सा में करना चाहिए। अब बहुत सारे प्रकार है, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं सीधे धातु पर आ जाता हूँ। रस धातु जो है वो रससार और त्वकसार, हमारे रससार बताया नहीं गया है, हमारे यहाँ स्टार्टिंग ही पहला सार जो है त्वकसार बताया गया। त्वकसार इसलिए बताया गया क्योंकि त्वक मतलब रस, रस मतलब त्वक। तो त्वक का कार्य जो है वो प्रीणन है। यदि रस का कार्य जो है वो प्रीणन है। तो यदि रस धातु में किसी भी प्रकार की दृष्टि होंगी या रसव स्थिति में किसी प्रकार की दृष्टि होंगी, तो त्वचा का प्रीणन कर्म जो है वो उपपथ होगा। तो जो हम सबसे पहले हमने जो एक्जिमा वाला उदाहरण देखा था, वेनस एक्जिमा वाला, यहाँ पर रस धातु की चिकित्सा जो है वो हमको करनी पड़ती है। रक्त धातु के बारे में आपको बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये तो एक आम व्यक्ति को भी पता होता है। हमारे पास जो पेशेंट आता है तो कुष्ठ रोग के संदर्भ में सबसे पहली बात ही कहता है कि साहब मेरा खून खराब हो गया है। तो रक्त धातु का महत्व जो है, मैंने त्वचा में कोई भी विकार यदि होगा तो सबसे पहले कटघरे में जो आएगा वो रक्त ही होता है, क्योंकि रक्त और पित्त जो है वो साहचर्य के साथ में रहते हैं। तो हर त्वक विकार में हमको रक्त धातु पे विचार करना है, रस के साथ में। मांस धातु, मांस वह स्रोतस के मूल जो है वो स्नायु और त्वचा है। मांस धातु की उपधातु की जो है वसा और षट त्वचा मानी गई है। तो त्वचा और मांस धातु का गहरा संबंध है। तो त्वचा विकारों में हम मांस धातु का भी विचार के चलते हैं, जिसका कार्य लेपन है। मेद धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, ये त्वचा की स्निग्धता को मेंटेन करने वाले एलिमेंट्स है, धातु है। इसलिए मेद, मज्जा और शुक्र, इसका हमको विचार त्वचा रोगों में करना होता है हमेशा, स्किन के स्नेहन को मेंटेन करने के लिए। और अस्थि धातु जो है, यदि आप केश विकारों पर विचार कर रहे हैं, केश संबंधी कोई भी आपके साथ रोगी आता है, तो बिना अस्थि धातु पर विचार किए आप केश विकारों की चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। कुछ आचार्यों ने केश जो है उसको अस्थि धातु का उपधातु कहा है, और कुछ आचार्यों ने केश को अस्थि धातु का मल भी कहा है। तो जब भी केश विकार हमारे सामने आएगा, हमको अस्थि धातु पर विचार करके चलना है।
केश के लिए जैसे मान लो हम कोई तेल दे दिया हमने कोई लगाने के लिए, जैसे मैंने तेल का सिलेक्शन कैसे करना है आपको पहले बता दिया है कि कालापन लाना है बालों में तो भृंगराज तेल करना है, और जड़ें मजबूत करना है तो वर्जितादी तेल करना है। बहुत सारे तेल आते हैं। यदि कोई तनावग्रस्त पेशेंट हमारे पास में आए, तनाव की वजह से भी बाल झड़ते हैं, क्योंकि तनाव की वजह से वात और पित्त दोनों प्रकोपित होते हैं और रोम बालों की जड़ों में जाके ये उसको गिराने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऊपर बताए हुए तेल कोई काम में नहीं आएंगे। आपको वहां पर मेद्य तेल, ब्राह्मी तेल, या फिर आपको यदि प्रोप्राइटरी कोई चाहिए हो तो केराटिक्स हेयर ऑयल आता है, तो केराटिक्स हेयर ऑयल का आप इस्तेमाल करेंगे। उसमें सब देखिए आप कंटेंट देखेंगे तो मेद्य आपको मिलेंगे। तो यदि किसी को तनाव की वजह से बाल झड़ रहे हैं तो आप वहां उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल के साथ में कोई भी तेल आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके साथ में अस्थि धातु पर काम करने वाला कोई भी अस्थि पाचक, अस्थि अग्नि को बढ़ाने वाला, अस्थि श्रृंखला उसमें दी बेस्ट माना जाता है। तो अस्थि श्रृंखला वाला कोई भी योग, बहुत सारे योग जो है वो बाजार में मिलता है। अस्थि अस्थि पोषक बटी भी मिलती है, ऑस्टियोन डी भी मिलता है, बहुत सारे जो आपको यूज करना है, बोनी हिल भी मिलता है। कोई भी एक आप केश विकारों में अस्थि धातु पर काम करने वाला जो हम जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल करते हैं, वो आप यहाँ इस्तेमाल करके देखिए, आपके रिजल्ट जो है वो बहुत सारे बदल जाएंगे। तो ये धातु के संदर्भ में विचार किया हमने। मल के संदर्भ में भी हम श्वेत, मूत्र और पुरुष का विचार करके चलते हैं। अतिश्वेत की कंडीशन जो है वो फंगल इन्फेक्शन जैसे दद्रु को उत्पन्न करती है। हाइपरहाइड्रोसिस मतलब हाथों में पैरों में बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है। बहुत बार इसके कारण जो होते हैं वो तनाव या साइकोलॉजिकल कारण भी होते हैं। बाकी यदि साइकोलॉजिकल कारण नहीं है इसके, तो आप श्वेत की प्रवृत्ति को कम करने के लिए एलोवेरा जैसी चीज है, एलोवेरा जो है उसमें फिर लोग पुरुष समय सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे। आप यदि आप एलोवेरा को ध्यान से देखेंगे तो उसको पानी को ग्रहण करके रखने की, पानी को संचय करके रखने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति उसके अंदर मिलती है। तो एलोवेरा का मतलब घृत कुमारी का हम आशा वरिष्ठ रूप में यूज नहीं करना है वहां पर, क्योंकि वो अग्नि का संस्कार हो जाएगा वहां पर। तो हमको उसका इस्तेमाल जो है वो कच्चा ही इस्तेमाल करना है, और शक्कर के साथ में, मिश्री के साथ में, और साथ में कुछ पित्त शामक जो है वो देना है आपको औषधिया, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। उशीर जैसे चीज जो नहीं देना है उनको, क्योंकि उशीर जो है वो पित्त शामक तो है, शीत को बढ़ाने वाला है, बाकी वो पसीना लाके को बढ़ाता है। तो उसके स्थान पर हम चंदन जैसी चीजें इस्तेमाल करेंगे। तो इस परिस्थिति में या अतिश्वेत की जो कंडीशन जिसको हम हाइपरहाइड्रोसिस कह रहे हैं, उसमें काफी अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। इसी तरह से अल्पश्वेत जो होता है, जो मिलिया छोटे छोटे दाने निकलते हैं चेहरे के ऊपर, या डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा जिसको हम कहते हैं, पैरों में जहाँ पेजन हम बांधते हैं उसके आसपास छिलके हल्के हल्के दिखाई देते हैं, उसको डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा बोलते हैं। पेशेंट कहता है कि साहब मुझे चाकू से छीलने की इच्छा होती है, चमचे से मैं खीलते रहता हूँ, पत्थर लगाते रहता हूँ, उसको डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा कहते हैं, एक्जिमा का प्रकार है। या केरेटोसिस पिलरिस, यानी हाथ के ऊपर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, या पैर के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे दाने, पकते नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको श्वेत को वहां बढ़ाने की आवश्यकता होती है। श्वेत को बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी औषधियां हैं। जो औषधियां ज्वर में चलती है वो श्वेत बढ़ाने वाली होती है, तो आप गोदंती का इस्तेमाल कर सकते हैं, महासुदर्शन घंटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, महासुदर्शन काढ़े का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा इस्तेमाल उसका होता है। उसी तरह से मूत्र जो है वो क्लेद निर्हरण करने वाला माना जाता है। तो बहुत सारे विकारों में हम मूत्र का भी विचार करते हैं, स्पेशली अपान दृष्टि में तो हमको मूत्र का विचार करना पड़ता है पुरुष के साथ में ही। उसी प्रकार से पुरुष जो है यदि कॉन्स्टिपेशन रहेगा पेशेंट को, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो बहुत सारे स्किन डिसीज को उत्पन्न करता है, क्योंकि संप्राप्ति घटक के रूप में वो आम की उत्पत्ति करता है, आम का संचय होता है और कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। ऐसी कंडीशन में हमको आरोग्य वर्धनी बड़ा अच्छा फायदा देती है। तो ये मैं बता चुका हूँ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। स्किन डिसीज जो है वो जनरली हम देख के ही पता लगा सकते हैं, उसके अंदर ये कुछ टेस्ट है, ये वुड्स लैम्प है जिससे फंगल इन्फेक्शन जनरली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा फंगल है क्या है। ये आप पीपीटी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा उसमें। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ, ये कुछ लीजन्स है। अब मैं छोटा छोटा बिल्कुल शॉर्ट में लीजन्स के ऊपर बात करता हूँ। ऐसे लीजन जिसमें उभार नहीं है, चकत्ता जिसको साधारण भाषा में हम बोलते हैं, श्वित्र में मतलब सफेद दाग जो है लिकोडर्मा विटिलिगो जैसा होता है, या काले दाग है मिलाज्मा, इसमें उभार नहीं होता हमको, इसको मैक्यूल कहते हैं, मतलब चिकने बिल्कुल त्वचा की लेयर पर होते हैं। इसमें कुछ ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें वात या पित्त शमन करने वाली औषधियां जो है वो हम जनरली लेप से ही काम चल जाता है। आप यदि दाग यदि काला हो रहा है वहां पर,
तो कुमकुमादि तेलम जो है वो बहुत फायदेमंद है। और कुमकुमादि तेलम जो होता है वो उसका लगाने का तरीका जो है वो रात को ही है, क्योंकि कुछ लोगों में इसके लिए हाइपर सेंसिटिविटी मिलती है। तो रात्रि में हमको कुमकुमादि तेलम लगाना है, और दिन में शतदो घृत जो है ये क्रीम होती है, सुबह शाम इसका इस्तेमाल करना है, और रात में हमको कुमकुमादि तेलम का इस्तेमाल करना है। तो ये मेक्यूल्स हो गए। पेप्यूल्स यानी उठाव, जनरली हमको जैसे मुहासे में मिलते हैं, स्केबिज में मिलते हैं, ये इसके लिए चिकित्सा जो होती है, एक्चुअली देखिए यहाँ जो होता है मेक्यूल्स में वात पित्त मिलता है हमको, उठाव नहीं है। तो जैसे ही उठाव आया मतलब यहाँ पर स्थिरता देने वाला हमको कफ भी मिल गया। तो पेप्यूल्स जो है जिसमें भी हमको पेडिकाएं मिलेंगी, चाहे वो स्केबीज हो, एक्ने हो, गटेट्स हो, बहुत सारी चीजें होती है जिसके अंदर पेप्यूल्स हमको दिखाई देते हैं, उभार दिखाई देते हैं। सिंपल एटोपिक डर्मेटाइटिस में भी हमको दिखने मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कफ शमन चिकित्सा करना है, आपको एलादी लेप का इस्तेमाल करना है। नहीं एलादी लेप का करना है तो आप कोई भी क्रीम जो एक्ने पर चलती है वो उसके अंदर चलेंगी। डर्माफेक्स क्रीम आती है, एक्नोविन क्रीम आती है, एक्ने फाइट आती है, बहुत सारी क्रीम जो है, किसी भी क्रीम का इस्तेमाल आप पिंपल्स पे कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि वहां पर कफ होना चाहिए। यदि वहां पर ड्राइनेस पहले से है तो वो उल्टा काम करेगा। नेक्स्ट, प्लाग जो है, सोरेसिस जैसे कंडीशन में हमको ये देखने को मिलता है, न्यूमुलर एक्जिमा में देखने को मिलता है, और जो क्रोनिक डर्मेटोफाइसिस है, फंगल इन्फेक्शन यदि पुराना हो जाता है तो वहां पर भी इस तरह के लेजन हमको देखने को मिलते हैं। देखिए, रुक्षता जो होती है, 3 बातें आती है। जैसे अभी शिशिर या हेमंत ऋतु आएंगी तो उसमें त्वचा जो होती है वो रूखी होती है। त्वचा की रुक्षता +1 कैटेगरी हो गई। परुषता ये +2 कैटेगरी, यानी रूखापन इसके अंदर ज्यादा बढ़ जाएगा प्लेन रूखेपन की अपेक्षा। जब रूखापन +2 कैटेगरी का है, मतलब रुक्षता जो है वो +2 कैटेगरी की, हम तो उसको परुषता बोलेंगे। और जब यही +3 कैटेगरी की हो जाए उसको हम खरता कहते हैं, जिसमें लाइकेनिफिकेशन, तीनों में ट्रीटमेंट वात का ही होने वाला है। एक तो पहला इमेजिन करिए आप, रुक्षता मैंने फोटो लगा नहीं पाया उसका वाला, ठंड के समय में रूखापन आ जाता है हमारी चमड़ी के ऊपर, स्किन के ऊपर, वो रूखापन +1 कैटेगरी। ये परुषता है, सोरेसिस में जनरली हमको दिखाई देता है, ये +2 कैटेगरी है। और ये रूखापन इतना बढ़ गया कि वो काले काले पेचेस बन गए, उसके बाद लाइकेनिफिकेशन हो गया, या नीचे जो पेड़ वाले दिखाई दे रहा है इसको हाइपर केरेटिनाइजेशन कहते हैं, यानी विदारिका, विपादिका जिसको हम कहते हैं, दरारें पड़ना शुरू हो जाती है। इन तीनों में ही हमको वात की चिकित्सा करना पड़ती है। यदि प्लेन रूखापन आ रहा है, हम पहले ही बोल चुके हैं कि वात जो है वो वात और त्वचा ये इसका आश्रयश्री भाव है। तो यदि हम केवल रूखापन है तो किसी भी प्रकार का तेल लगा के, हमको देश काल भय थोड़ा इसका तो विचार करना पड़ेगा। यदि हम ठंड के समय लगा रहे हैं तो सरसों जैसे तेल जो है ज्यादा फायदेमंद होंगे। यदि हम गर्मी के समय लगे तो प्लेन नारियल तेल से ही अच्छा फायदा मिलता है। यदि परुषता हमको देखने को मिलती है, जैसे सोरासिस में दिखाई देती है हमको, तो वहां पर फिर एक तेल से काम होता नहीं है। इसमें हमको केवल तेल से काम होगा नहीं, हम उसमें यमक का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे आचार्यों ने यमक यानी तेल के साथ में जब हम घी मिलाते हैं तो उसको यमक कहते हैं। ऐसा ही तृतीयक बताया गया, और हमारे महास्नेह भी बताया गया, मतलब घृत वसा मज्जा, मतलब तेल घृत वसा मज्जा, इन चारों के कॉम्बिनेशन को हम महास्नेह भी कहते हैं। बाजार में भी महास्नेह घृत नाम की क्रीम आती है, यमक जीवनत्यादी यमक आता है। तो ऐसी चीजें जो है, हम जैसे जैसे रुक्षता की कैटेगरी बढ़ती जाएंगी हम उसे इसका हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी एक और चीज जो ध्यान रखना है यहाँ पर कि जैसे सोरेसिस में जो प्लाग दिखाई दे रहा है, इसमें 2 तरह के हमको, मतलब तेल के साथ में घृत तो हमको लगाना ही पड़ेगा। हम प्रैक्टिकली जो तेल घृत, इसके साथ में हम एलोवेरा भी मिला देते हैं, और वेस्लिन या आप कोई पेट्रोलियम जेली या फिर लिक्विड पैराफिन, इसको भी आप मिला सकते हैं। एलोवेरा जेल भी का भी जो है कॉम्बिनेशन आप इसको बना सकते हैं, वो भी बहुत फायदा होता है। यदि आपके पास में महास्नेह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्रीम वो नहीं हो पा रही है, तो आप तेल लेके, नारियल तेल, यदि आपको चिकनापन ज्यादा लेना है तो नारियल तेल से अच्छा करंज तेल होता है, आप करंज तेल लीजिए, उसमें वेस्लिन मिलाइए, घी मिलाई है, और साथ में लिक्विड पैराफिन मिला दीजिए, या फिर आप जो है एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं, तो स्नेहन जो है वो बढ़ जाएगा। और जहां इस तरह का लाइकेनिफिकेशन मिलता है तो यहाँ केवल इससे भी काम चलने वाला नहीं, यहाँ पर आपको कोई इरिटेंट ऑयल यानी ऐसा तेल जो इसको खुरेज के निकाले, ऐसे किसी तेल का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मरीचर्य तेल, अर्क तेल जैसे तेल आते हैं वो फायदा करेंगे। जहां तक ये पिछले प्लाग की बात है, प्लाग सोरासिस जिसमें मिलता है, सोरासिस के ऊपर
एक्सफोलिएशन के लिए यानी चमड़ी की परत निकालने के लिए सबसे अच्छा तेल माना जाता है श्वेत कुटज का तेल, स्त्री कुटज जिसको हम बोलते हैं। इसका तेल श्वेत कुटज, जिस तेल में श्वेत कुटज होगा उसको आप आंख बंद करके सोरासिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो प्रभावी ही होगा। और जिस तेल में श्वेत कुटज नहीं होगा वो मतलब सोरासिस पे उतना फायदेमंद नहीं होगा। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सोरी नाम से आता है, विनसोरे नाम से आता है, सोरासिस, ऐसे बहुत सारे तेल मिलते हैं। तो रुक्षता है प्लेन नारियल तेल, सरसों तेल से काम चल जाएगा। यदि आपको प्लाक सोरासिस जैसे मिलते हैं तो श्वेत कुटज वाला तेल चलेगा आपके पास में, या तेल और भित मिला लीजिए। है तेल की वैरायटी भी आपको बता दी। और लाइकेनिक फिशन मिलता है तो आपको फिर इरिटेंट ऑयल जैसे मरीचिका तेल या अर्क तेल हमको इस्तेमाल करना पड़ेंगे। चलिए, व्हील आपको अर्टिकेरिया पता ही है, सबको पता है, शीत पित्त हमारे उदर कोट माना गया है। इसमें जो चिकित्सा जो हम करते हैं वो हरिद्रा का कोई भी योग, चाहे वो हरिद्रा खंड हो, एलर्जिन रेनुस हो, कोई भी हरिद्रा का योग आपको इस्तेमाल करना है। इसके अंदर प्लेन आप हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और घृतपान यानी घी के साथ में हम प्लेन, आप घी अपना घर का घी भी ले सकते हैं, और बस वो आम की वृद्धि न करे इसलिए घी के साथ में मरीच 2-3 दाने आपको देना है, और उसको शमन स्नेह के रूप में प्रयोग कराइए, बहुत फायदा मिलता है। और इसके साथ में अर्टिकेरिया में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ध्यान रखने की होती है कि हमको घृतपान के साथ में हल्दी के किसी योग के साथ में यकृत पर कार्य करने वाला योग जो है वो अवश्य देना है। तो यकृत वाला कोई भी प्रिपरेशन, चाहे वो फलत्रिकादि पात हो सकता है, कुमारी आसा हो सकता है, लिव 52 हो सकती है, कोई भी कुछ भी लीवर पे काम करने वाला योग जरूर देना है। और साथ में यदि कृमि का इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो आपको गुड़ंगारी जैसी कोई चीज देना है। मतलब यदि कोई भी, चाहे वो शीत पित्त हो, दर्द हो, कोट हो, मैं यहाँ दोषों के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर नहीं चल रहा हूँ, है ना, क्योंकि एक में वास होता तो वो डिटेल हो जाएगा, अपने पूरा प्रेजेंटेशन रह जाएगा। तो ददोड़ा कोई भी हो, आपको रजनी वाला कोई योग, मतलब हल्दी वाला कोई भी योग, सिलेक्शन आपके आप पर डिपेंड है। हरिद्राखंड इस्तेमाल कर लो आप, एलरखंड आता है, एलर्जिन ग्रेनुस आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, वो यूज करना है आपको। घृतपान करवाना है। घृतपान करते समय एक बात अवश्य ध्यान रखकर चलना है कि अग्नि जरूर देखिए। यदि अग्नि मंद है पेशेंट की तो आप घृतपान नहीं करा सकते वहां पर, बहुत कम मात्रा में आपको कराना है। यदि आपने ऐसे कंडीशन में करा दिया तो वो आम की संचय करके आपकी बीमारी को बढ़ा देगा। इसलिए अग्नि की अपेक्षा करके हमको घृतपान करवाना है, और इसके साथ में यकृत पे काम करने वाला कुछ देना है, और कृमिहर चिकित्सा करना है। तो ये व्हील की चिकित्सा हो गई। ऐसे ही फफूले जो होते हैं, विसर्प वगैरह में दिखाई देते हैं हमको, तो उनको पित्त शामक चिकित्सा जो हम वो करते हैं। इसी तरह से कहीं पे पश्चुस हमको दिखाई देते हैं जहां पर पस है, मतलब पेपुल्स ही है, बाकी वो पेपुल्स जो है वो सॉलिड न होते हुए पस वाले हैं। इसको हम, ये जनरली पस्कुलर सोरासिस में दिखाई देते हैं हमको, या पस्कुलर एक्ने, किसी किसी के एक्ने जो है, एक्ने वल्गैरिस जिसको हम कहते हैं कंडीशन, उसमें बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लेदनाशक चिकित्सा जो है, इसमें त्रिफला गुगलू जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। त्रिफला गुगलू का आपको इस्तेमाल यहाँ पर करना है, बहुत अच्छे रिजल्ट उसको देखने को आते हैं। स्केलिंग होती है, जैसे हमने सोरासिस की बात कर ली है, स्केल्स दिखाई देते हैं हमको, वो आप सोरासिस की बात में कर चुका हूँ। ये वेरिकोज अल्सर्स है, वेनस अल्सर जो ऊपर बताया था मैंने कि वेरिकोसिटी की वजह से जो अल्सर होते हैं, ये उसकी क्रोनिक कंडीशन में ये वेरिकोज अल्सर बन जाते हैं। उसके बाद में ये सिस्ट है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, मेलाजमा बात कर चुका हूँ। हाँ, फंगल इन्फेक्शन, देखिए आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है हमको फंगल इन्फेक्शन, और हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं सब इलाज करने के बाद में। फंगल का पेशेंट 100 में से 90% कभी भी डॉक्टर के पास जाते नहीं, वो सबसे पहले मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और वहां से क्रीम लेके आते हैं, और उनके पास जो क्रीम मिलता है मेडिकल स्टोर वाला उनको कॉकटेल क्रीम दे देता है। ऐसा क्रीम देता है जिसमें एंटी फंगल तो होता ही है, साथ में स्टीरॉइड भी होते हैं, क्लोबेटासोल या बेक्लोमेथासोन जैसी कुछ चीजें लेती है। आप यकीन मानिए, यदि इस पेशेंट ने एंटी फंगल के साथ में यदि वो कीटाकनाजोल लगाया तो बहुत बढ़िया, वो ऐसे ठीक हो जाएगा। फंगल में वास्तव में कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है। फंगल जो है, फंगल इन्फेक्शन जो है, हमारे ददरू नाम से माना जाता है, मंडल कुष्ठ के नाम से माना जाता है। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन माने जाते हैं, और यदि अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्फेक्शन को, यानी जनरली ऐसी जगह पर होता है जहां नमी होती है, अंधेरा होता है और अनहाइजेनिक कंडीशन होती है, तो वहां पर फिर फंगल जो है वो डेवलप हो जाता है, उसको माहौल मिलता है, वो उत्पन्न हो जाता है। और आपने यदि फंगल पेशेंट ने यदि फंगल इन्फेक्शन पर इस तरह के टीनेज के किसी इन्फेक्शन के ऊपर कोई भी स्टेरॉइड क्रीम लगा ली, जैसा कि आमतौर पर होता है, फिर वो उस राह पर चढ़ पड़ता है जब वो कभी ठीक नहीं होगा। यदि उसने 2-3-4 बार भी यदि स्टेरॉइड क्रीम कोई लगाई है, क्लोबेटासोल वाली या बेक्लोमेथासोन वाली, तो आप समझ लीजिए कि फिर वो कभी ठीक नहीं होने वाला, इसलिए उसमें रिपीटेशन बार बार होती जाएगा। स्टेरॉइड वास्तव में करता क्या है कि स्किन को पतला करता है, मतलब वो इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन जो त्वचा के सबसे ऊपर की लेयर पर था और बहुत आराम से हट सकता था,
फंगल इन्फेक्शन में आप यकीन रखिए नारियल तेल में टंकन मिलाना बहुत फायदा करता है। आप थोड़ा कपूर मिला दीजिए, मिलाना तो गंधक मिला दीजिए, नारियल तेल में टंकन कपूर गंधक मिला के लगाना, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। यदि सीधा पेशेंट हमारे पास में आया है तो आप प्लेन नारियल तेल में या फिर सरसों के तेल में, और अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो तो नीम के तेल में या करंज तेल में, कोई भी कृमिनाशक तेल जिसमें विष पड़ा हो, धतूरे का तेल भी चल सकते हैं, तो कोई भी तेल उसमें टंकन मिला के लगाइए। यदि पेशेंट आपके पास पहली बार आया है, कहीं उसने कुछ क्रीम नहीं लगाई है, तो 100% उसको आराम पड़ेगा। और फंगल इन्फेक्शन में मेरा एक अनुभूति योग है गिलोय गंधक तालकेश्वर वाला। गिलोय 500 mg, गंधक रसायन 250 mg और तालकेश्वर रस 100 mg। ये इट्राकोनाजोल से लगभग 10 गुना ज्यादा फायदेमंद करता है। आप इसका डोज देके रखिए। फंगल इन्फेक्शन में आप लोकल में नारियल तेल लगाइए, और यदि आपको क्रीम लगाना है तो बहुत सारी क्रीम आते हैं, फंगेस नाम से आता है, फंगीविन नाम से आता है, हम फंगेस जनरली इस्तेमाल करते हैं। एक डर्माफेक्स क्रीम आता है बांड कंपनी का, वो वास्तव में फंगल छोड़ के उसने बाकी सब बीमारियों में इस्तेमाल करने के लिए बोला है उस कंपनी ने, और मैंने उसको फंगल छोड़ के बाकी किसी बीमारी में कभी इस्तेमाल किया ही नहीं। फंगल में उसके अप्रतिम रिजल्ट है, बिल्कुल। फंगल हो, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो, जहां पर भी आपको पेपुलर लीजन्स मिलते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस वजह से, आप डर्माफेक्स लगा लीजिए, उसको आराम पड़ना ही है। कुछ नहीं है तो एक्नोविन जो क्रीम होती है वो भी उसके अंदर बहुत अच्छे से फायदा करती है, यानी एक्ने वाली क्रीम वो भी फंगल इन्फेक्शन में अच्छी काम करती है। आयुर्वेद की एक्ने वाली क्रीम, मॉडर्न वाले नहीं। तो फंगल का ट्रीटमेंट बड़ा सरल है। तो ये टीनिया इन्फेक्शन होते हैं, जगह के हिसाब से उसके वाले नाम बदलते जाते हैं। टीनिया पेडिस पैर पे होगा तो, सिर पे होगा तो टीनिया कैपिटिस होगा, कार्पोरिस पूरे शरीर में होगा, मेनम हाथ में होगा, इस तरह से। नेक्स्ट टीनिया अंगियम, नाखून वाला, जिसको हम कुनक बोल सकते हैं। इसमें भी वही देखिए, नाखून में ब्लड की सप्लाई नहीं होती, इसे थोड़ा सा आपको इरिटेंट ऑयल देना पड़ेंगे, जैसे मरीचिका तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्क तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फंगल में थोड़ा सा एक और बात बताना भूल गया आपको। यदि फंगल क्रोनिक पेशेंट आपके पास में आता है तो फिर ये नारियल तेल वगैरह या फंगस जैसी क्रीम वो ज्यादा फायदा करती नहीं है। फायदा तो करेंगे आपको, बाकी वो उसमें भी रिपीटेशन की संभावना बनी रहेंगे। तो आपको कोई एक्सफोलिएशन करने वाली या थोड़ी सी इरिटेंट टाइप की, जिसके अंदर नीला थोथा पड़ा हो, सस्सक पड़ा हो, ऐसे आपको योग जो है, या हड़ताल पड़ा हो या मनशिला पड़ा हो, ऐसे योग आपको जो है वो देने की आवश्यकता पड़ेगी। हम हमारे यहाँ डर्मीगार्ड क्रीम देते हैं, उसका इस्तेमाल क्रोनिक पेशेंट के लिए, एक्यूट में बिल्कुल करना नहीं है। यदि आपने एक्यूट कंडीशन में, फंगल की एक्यूट कंडीशन में कोई पेशेंट आता है, उसको दाह भी है, बहुत ज्यादा खुजली है, तो ऐसी कंडीशन में आप फंगस इस्तेमाल करिए। और बहुत ज्यादा दाह है पेशेंट को, यदि मान लो पेशेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन के साथ में आए, तो आप शतधोत घृत क्रीम, उसके दाह को समाप्त करने के लिए प्लेन शतधोत घृत क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा ही वो सबसाइड हो जाए, फिर आप डर्मीगार्ड क्रीम का जो है, जो कि हम क्रोनिसिटी में, क्रोनिक मतलब फंगल इन्फेक्शन की क्रोनिक कंडीशन में यूज करने के लिए बोलते हैं, उसको गिलोय गंधक तालकेश्वर वाला जो कॉम्बिनेशन आपको बताया उसके साथ में यूज करिए, बहुत अच्छा फायदा पड़ता है। इसमें विडंगा रिस्ट की बहुत अच्छे रिजल्ट है। और जो क्रोनिक फंगल जो होता है उसमें देवदारवा दृष्ट है, ये बड़ा अच्छा फायदा करता है, उसका भी आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो ये फंगल इन्फेक्शन है। टीनिया वर्सिकुलर भभूति जिसको बोलते हैं, छाती पर भी होती है, पीठ पे भी होती है, सफेद के रूप में भी होती है। तो वर्सिकुलर का अर्थ अलग अलग कलर के, ये सफेद कलर का भी हो सकता है, काला कलर का भी हो सकता है। मैं एक फोटो दिखा चुका आपको। एक तरह का फंगली टीनिया मतलब टीरेसिस या टीनिया इन्फेक्शन मान के चलिए इसको आप। इसमें भी प्लेन करंज तेल लगाना या गंधक तेल लगाना या गंधक दुर्ति लगाना, और वो गंधक गिलोय गंधक रसायन और तालकेश्वर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है, और किसी चीज को आपको करने की आवश्यकता ही नहीं होती। नेक्स्ट अर्टिकेरिया में बोल चुका हूँ। ये किलोइड है। किलोइड में यदि देखिए, किलोइड में मैं पर्सनली ज्यादा इंटरवीन करता नहीं हूँ, क्योंकि इस्तेमाल करता हूँ, पेशेंट को रिजल्ट मिले भी है। कोई भी इरिटेंट ऑयल जो है ना, बहुत ज्यादा इरिटेंट नहीं हो, वो पेशेंट को मतलब सेकेंडरी लीजन्स उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए, मतलब जख्म किसी भी तरह का या किसी तरह का ऊन फॉर्म करने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे आप यदि कोई, जैसे डर्मीगार्ड ही है, वो करंज तेल के साथ में या डर्मीगार्ड जो है क्यूटिस ऑयल के साथ में लगाएंगे तो उसमें आराम पड़ता है। बाकी यदि एक दो तीन महीने की ट्रीटमेंट के बाद में भी यदि आराम नहीं पड़ा, तो उसको ज्यादा छेड़खानी करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके मेलिग्नेंसी में चेंज होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए यदि इसको छोड़ भी दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पेशेंट को भी आप इसको समझा सकते हैं। सफेद दाग के लिए मैं अनुभूत आपको बता देता हूँ। सफेद दाग में जनरली है बाकुची तेल जो होता है ना, वो बहुत फायदा करता है। बाकुची तेल को टेस्ट करके लगाया जाता है, और जनरली सुबह की धूप 6:30-7 बजे के आसपास की धूप जो है, उसमें शुरू में पेशेंट को वेस्लिन में या नारियल तेल में किसी डाइल्यूट फॉर्म में लगाने के लिए बताइए,
और 10-15 मिनट की धूप दिखाना इसके लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जो बाकुची जो होती है वो सूरज की रोशनी में ही एक्टिवेट हो पाती है। सुबह हम लगाने के लिए ये देते हैं, और शाम को और रात को या दोपहर में भी, यदि बहुत धूप वाला समय नहीं है तो दोपहर में भी लगाने के लिए पिगमेंटो ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट तो बहुत सारे होते हैं, और सबके सब जितने भी क्षेत्र में काम करने वाले ऑइंटमेंट्स होंगे वो सब बाकुची वाले ही होंगे। तो सुबह हम बाकुची तेल, और दोपहर और शाम को, या शाम के या रात को पिगमेंटो ऑइंटमेंट है, बहुत सारे ल्यूकोस्किन, ऐसे बहुत सारी चीजें आती है। आप किसी भी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि बाकुची तेल से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसको मैं पहले बता चुका हूँ कि बाकुची का प्रयोग जो है वो बड़ा सावधानी से करना पड़ता है। 2-3 दिन में आपको पता चल जाता है कि पेशेंट को सूट नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि किसी को नहीं सूट होगा तो वो बहुत बड़े बड़े ब्लिस्टर्स बना सकता है, और वो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो कर सकता है। यदि हमको बाकुची तेल से, पिगमेंटो, ल्यूकोस्किन जैसे क्रीम से आराम नहीं पड़ रहा है, तो आप बाकुची चूर्ण को गोमूत्र में भावित कर लीजिए 7 दिनों के लिए, और फिर 7 दिनों के बाद में वो भावित जो चूर्ण होगा उसको एक्यूट फॉर्म में, मतलब गोमूत्र में फिर से एक बार गोमूत्र के साथ में मिला के लगाइए। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके साथ में ऐसे सभी द्रव्य, ऐसे सभी योग जिसमें कुटकी होगा, लोहा होगा और ताम्र होगा, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में बाकुची भी हो, ये ट्रीटमेंट जो है वो बड़ा फायदा करता है। हम जैसे आरोग्यवर्धनी, इसमें तीनों ही चीजें, तो बाकुची विटिलिगो की चिकित्सा में हम लोकल एप्लीकेशन के साथ में आरोग्यवर्धनी वटी देते हैं। एक टेबलेट नोवर्स आती है, ये हम यूनानी की है वास्तव में, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, आप इसको प्रयोग करके देखिए। टेबलेट पिगमेंटो के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एक ल्यूकोस्टिन ड्रॉप आता है, इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। बस उसको देने का तरीका ध्यान रखना है आपको। शुरू में एक एडल्ट को 10 बूंद से शुरू करते हैं, 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम को, और हर 7 दिन में 10-10 बूंद बढ़ाते जाना है, और 3 सप्ताह के बाद में 40 ड्रॉप पे लाके उसको कांस्टेंट रखना है कि 40 ड्रॉप सुबह, मतलब पहले सप्ताह में 10 बूंद सुबह शाम, अगले सप्ताह में 7 दिन के बाद में 20-20 बूंद, 30-30 बूंद, और 40 बूंद पे लाकर सुबह शाम उनको उसको कांस्टेंट रखना है। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, और ये आप करके देखिए। तनाव वाला पेशेंट यदि हो तो तनाव दूर करने के लिए प्राणवायु की चिकित्सा या साधक पित्त की चिकित्सा, वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। आपको कोई मेद जो है औषध देना पड़ेगी। बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं आपको। स्केबीज में कुछ नहीं है, एक तरह का मतलब जुए का बीमारी है। इसमें करंज तेल में टंकन और गंधक और कपूर मिला के लगाना बहुत फायदा करता है। फंगल इन्फेक्शन टाइप का है, इसलिए गिलोय गंधक तालकेश्वर वाला कॉम्बिनेशन, गिलोय 500 mg, गंधक रसायन 250 mg और तालकेश्वर, काफी अच्छा रिजल्ट देता है। हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जो होती है, हाईली कंटेजियस होता है, मतलब घर में किसी एक को हुआ तो बाकी सब लोगों को होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए एक साथ सभी को ये कहना है कि सबके कपड़े एक साथ धोना, एक साथ अच्छे गर्म पानी से धोना है, बहुत अधिक मात्रा में सर्फ डालना है, और सेवलॉन है जो डेटॉल की शीशी आती है पूरी एक उंडलने के लिए बोल देना है। अच्छे से कपड़े धो लेना, और सब कपड़े एक साथ धोना है। कपड़ों के साथ में बेडशीट, पिलो शीट, यदि मान लो किसी एक कपड़े में भी यदि ये इसकी जू रह गई तो ये बीमारी जल्दी ठीक होती नहीं है। इसलिए इसमें कृमि के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ती है, मतलब हर घर के हर सदस्य के कपड़े एक साथ धोने पड़ते हैं, बेडशीट, पिलो शीट, तो ये बीमारी बहुत आसानी से निकल जाती है। और इचिंग होती है बहुत ज्यादा, तो इचिंग दूर करने के लिए आप आर्टिफिशियल जैसे लोशन, एक्टिव स्टार जैसे लोशन आते हैं। इंटरनल लेना है आपको तो हरिद्रा वाला कोई भी योग जो आप अर्टिकेरिया का जो ट्रीटमेंट करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, खुजली में भी आराम पड़ता है। प्लाक सोरासिस बड़ी चैलेंजिंग बीमारी होती है, इसके लिए हम छोटी सी बात कर लेते हैं। प्लाक सोरासिस जो होता है, इसमें चक्रमर्त और छाछ का प्रयोग लोकल एप्लीकेशन के रूप में, चक्रमर्त के बीच केसिया टोरा जिसको हम कहते हैं, बहुत अच्छा एक्सफोलेटिंग एजेंट है। चक्रमर्त के चूर्ण को छाछ में रात को भिगोने रख लीजिए, और सुबह पेशेंट को लगाने के लिए बोलिए नहाने के 10-15 मिनट पहले, और फिर नहाते समय वो साफ कर लेगा उसको। उसके बाद में प्लेन सरसों का तेल या नारियल तेल, और उसके बाद में कोई भी ऐसा तेल जिसके अंदर श्वेत कुटज है, जिसके अंदर स्त्री कुटज है। मैं नाम पहले ही बोल चुका हूँ, विनसोरे नाम भी आता है, सोरी ऑयल भी आता है, बहुत सारे सोरी, इस तरह के क्यूटी सोरा, ऐसे बहुत सारे ऑयल है। बस आपको ये देखना है कि उसके अंदर श्वेत कुटज है कि नहीं। श्वेत कुटज है तो सोरियासिस में आपको काम करेगा। तो प्लाक सोरियासिस में वो एक्सफोलिएशन करता है ऊपर की चमड़ी, जिस तरह से स्टेरॉइड जो होते हैं हमारे, क्लेबुटासोल जैसी चीज होती है, वो जिस तरह से चमड़ी ऊपर के निकालते हैं, उस तरह से जो प्लाक सोरियासिस जो है इसको भी दूर करता है। क्योंकि रुक्षता है, इसलिए आभ्यंतर स्नेह जो है वो अत्यंत आवश्यक होता है, इसमें कंपलसरी है। फिर से पेशेंट की अग्नि देख के, अग्निमान की कंडीशन में आपको स्नेहपान बिल्कुल नहीं कराना है, पहले उनकी अग्नि बढ़ाना है।
उसके लिए आपके पास में शंखवटी, आरोग्यवर्धिनी, बहुत सारी चीजें हैं जो आप जिससे दीपन पाचन करेंगे, अग्निवर्धन करेंगे, और उसके बाद में घृतपान शुरू करेंगे। घृतपान में भी आपको मैंने बता चुका हूँ कि घृतपान यदि उनकी मानसिक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा मिलता है तो आप ब्राह्मी घृत जैसे चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, या कल्याण घृत या महाकल्याण घृत जैसे घृत जो है वो उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर महातिक्त घृत जो है, पंचतिक्त घृत जो है, जिसके लिए सर्वोत्तम है, सुबह शाम हम शमन घृत के रूप में देते हैं। उसके अलावा जहां तक द्रव्यों की बात में, इसमें औषधियों की बात है, तो इसमें गिलोय, गंधक, तालकेश वाला जो कॉम्बिनेशन जो हम फंगल में इस्तेमाल कर रहे थे वो भी इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर। बहुत फायदा करता है वो, तालकेश्वर रस का बड़ा अच्छा फायदा होता है इसके अंदर, तो वो कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे। और इसके साथ में नवकार्षिक गुगलू का भी इस्तेमाल, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। साथ में खदिरा का इस्तेमाल करिए, आप इसको प्रयोग करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट जो है हमको इसमें देखने को मिलते हैं। और पित्त शामक चिकित्सा तो हमको करना ही पड़ती है, ये सोरियासिस का ट्रीटमेंट हो गया। यदि इसमें आपको कफ का इन्वॉल्वमेंट तो मिलता है तो आरक बदादी महाकषाय जैसे जो कषाय होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पटोलादी कषाय भी जो है वो बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है इसके अंदर। पित्तक्वात जो होता है, महातिक्तक्वात भी इसके अंदर अच्छा रिजल्ट देता है, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गटेड सोरेसिस, सोरेसिस का एक प्रकार होता है, बाकी इसमें गटेड, गटेड यानी बिंदु, ड्रॉप, तो ड्रॉप के रूप में दिखाई देता है। चिकित्सा लगभग वैसे ही है। इसमें जो एक्ने वाली क्रीम जो होती है उनको हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऑयल जो है वही श्वेत कुटज वाला ऑयल, जिसमें स्त्री कुटज होगा, वो चाहे सोरा सिद्धा ले लीजिए आप, विंसोरे ले लीजिए, वो उसका इस्तेमाल इसके अंदर होता है। ऐसे नेल सोरेसिस है। हाँ, एटोपिक डर्मेटाइटिस जिसको हम एक्जिमा, देखिए एक्जिमा में आपको एक बेसिक बात ध्यान रख के चलना है कि एक्जिमा जो हम हमारे विचर्चिका नाम से जाना जाता है, इसमें पित्त और कफ दोनों का इन्वॉल्वमेंट मिलता है। अब पित्त जो है थोड़ा सा हमको दोष जो है हमारे वाले, उनके गुणों पर भी थोड़ा हमको विचार करना पड़ता है। यदि हम पित्त को देखेंगे तो ये भी स्निग्ध है और कफ भी स्निग्ध है। बाकी पित्त जो है वो उष्ण स्निग्ध है और कफ जो है वो शीत स्निग्ध है। तो यदि हम उष्ण द्रव्य इस्तेमाल करेंगे तो पित्त को बढ़ाएंगे, और यदि हम शीत द्रव्यों का इस्तेमाल करेंगे तो वो कफ को बढ़ाएंगे। इसलिए विचर्चिका जो होती है उसके ट्रीटमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। तो वहां पर भी हम ट्रीटमेंट में अब ऐसा कोई रस, ऐसा कोई द्रव्य जो पित्त का भी शमन करे, कफ का भी शमन करे, तो किसी को बढ़ाए ना, तो वो तिक्तक रस होता है। मतलब कड़वे जितने भी द्रव्य जो होते हैं वो इसमें बहुत अच्छा फायदा करते हैं। कंडीशन चाहे सोरेसिस की हो चाहे एक्जिमा की हो, इसमें महासुदर्शन घनवटी के अप्रतिम रिजल्ट है। महासुदर्शन घनवटी जो है वास्तव में ज्वर रोगाधिकार की है। बाकी आप महासुदर्शन काढ़ा का सोरेसिस में और जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिसमें बार बार रिलैक्सेशन मिलता है, बार बार रिकरेंस मिलता है, आप देखिए ज्वर की चिकित्सा में चरक ने पुनरावर्तक ज्वर काढ़ा बताया गया है, जिसमें मुलेठी है, गिलोय है, नागरमोथा है, परपटक, ऐसे 5 चीजें इसके अंदर। उसका काढ़ा वास्तव में उसको ज्वर के संदर्भ में बोला है। बाकी जहां पर भी पुनरावृत्ति मिलती है आपको, जहां पर भी बार बार रिपीटेशन मिल रहा है, उसमें आप उस काढ़े का इस्तेमाल करिए, पुनरावर्तक ज्वर काढ़ा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप जो आपका क्लासिकल ट्रीटमेंट जो चलता है, जो घृतपान चल रहा है, जो तेल वगैरह आप लगा रहे हैं, जो क्रीम लगा रहे हैं, उनको तो करना ही, और साथ में आप पुनरावर्तक ज्वर काढ़ा दीजिए जिसमें गिलोय है, मुलेठी है, परपटक है, नागरमोथा है, उसका आप इस्तेमाल करिए। आप सॉरी कुटकी भी है उसके अंदर, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपको यदि वो नहीं इस्तेमाल करना है तो आप महासुदर्शन घनवटी ही इस्तेमाल करिए या महासुदर्शन काढ़ा इस्तेमाल करिए, आपको रिजल्ट में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। पीड़िका, पीड़िका की चिकित्सा भी हम जानते हैं। क्लेधर चिकित्सा जो है और कफर चिकित्सा जो है, पित्त शामक, कफ शामक और क्लेधर चिकित्सा जो है इसके अंदर हम की जाती है। बहुत सारे क्रीम हमको देखने को मिलते हैं, एक्नोविन है, एक्नेफाइट है, ऐसे क्रीम जो रुक्षता उत्पन्न करते होंगे वही हम इसमें लगाएंगे। बहुत सारे लोग इसके अंदर एलोवेरा लगाते हैं। एलोवेरा हम रुक्षता की कंडीशन में लगाएंगे, एक्ने में चलते हैं एलोवेरा जेल, बाकी रुक्षता होंगी तो ही। यदि क्लेद है वहां पहले से ही, कफाधिक्य है, स्त्राव है, और वहां फिर आप एलोवेरा लगाएंगे, वो पहले से जल महावत के दिखता है वहां पर, वो प्रॉब्लम को घटाते हुए बढ़ाएगा। इसके साथ में रुक्षता करने वाले जितने भी द्रव्य, एक्ने में हमको एक बहुत अच्छा आपको एक योग बताना चाहूंगा मैं। सितोपलादी चूर्ण, त्रिफला चूर्ण और शंख भस्म, और साथ में मुक्ता शुक्ति या मुक्ता पिष्टि या प्रवाल पिष्टि,
इन तीनों में से कोई भी एक, सीतोपलादी चूर्ण, त्रिफला चूर्ण और शंख भस्म के साथ में आपको रिजल्ट मिलना ही है। त्रिशोधक काढ़ा रिजल्ट मिलना ही है आपको। त्रिशोधक काढ़ा ऐसा है जो वातज, पित्तज, कफज तीनों एक्ने में ही चलने वाले हैं। आपको क्लेद हो तो भी चलेगा, क्लेद नहीं हो तो भी नहीं चलेगा। लगाने के लिए क्रीम जो है आप सिलेक्शन कर लीजिए। क्लेद है इसलिए तेलों का इस्तेमाल हम करते नहीं है, यहाँ पर क्रीम का ही करना है जो रुक्षता उत्पन्न करने वाली हो। और पित्त शामक चिकित्सा जो है करते हैं। विबंध को दूर करना यहाँ बहुत आवश्यक होता है। कुष्ठ रोगों में पंचकर्म जो है वो बहुत ही फायदेमंद होता है। वमन विरेचन जैसे जो प्रक्रियाएं जो है उनका हम पालन कर सकते हैं। शर्मा सर टाइम आप बताइएगा, टाइम एक्सीड हो रहा है। नहीं चलने दीजिए, अभी चलने दीजिए। कितना रह गया खत्म होने? हाँ मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ, 10 मिनट में खत्म कर देता हाँ हूँ। हाँ आराम से चलने दीजिए, बिल्कुल। कुष्ठ निदान पे मैं बहुत ज्यादा चर्चा करूंगा नहीं, सबको पता है, ठीक है ना। बस एक दो बातें जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि कुष्ठ रोग जो है वो इंसल्ट टू ब्राह्मण्स एंड प्रिसेप्टर्स एंड अदर्स सिंफुल एक्ट्स, है ना। हमारे यहाँ गुरुओं का, ज्येष्ठों का, बड़े लोगों का अपमान करने से भी कुष्ठ की उत्पत्ति। देखिए हमारे यहाँ व्याधि जो है 3 प्रकार की मानी गई है, दोषज, दोषकर्मज और कर्मज। तो चिकित्सा जो कुष्ठ रोग जो होते हैं उसमें बहुत बार कर्मज इन्वॉल्वमेंट आपको मिलेगा। प्योर यदि कर्मज इन्वॉल्वमेंट है तो आप कितनी भी चिकित्सा कर लीजिए, जनरली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में हमको ऐसा देखने को मिलता है। तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हम किसी ज्योतिषी के पास में भेजते हैं या जो किसी भगवान को वो मानते होंगे उनकी हम पूजा, मतलब हमारे जो चिकित्सा के जो 3 प्रकार बताए गए हैं, युक्त्युपाश्रय, देवोपाश्रय और सत्वावजय। तो देवोपाश्रय चिकित्सा जो है उसको हम करने के लिए कहते हैं। साथ में सत्वावजय यानी अपने मन पर भी कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं, तो हमको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में बड़ा फायदा मिलता है। तो इस पॉइंट को भी हमको ध्यान रख के चलना है कि यदि कर्मज इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है आपके कुष्ठ रोगों में, जैसा कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं ट्रीटमेंट करते हुए ठीक नहीं हुए, वो पूजा पाठ में लगे और बिल्कुल ठीक हो गए। महीने भर आगे बोले सर हमने वो पूजा पाठ शुरू करके बिल्कुल ठीक हो गए हम। ऐसे बहुत सारे में उदाहरण मेरे पास में है। तो वहां पर कर्मों का विपाक जैसे ही हो जाएगा, कुष्ठ जो है उसमें हमको उपसे देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट को भी हमको देखना पड़ेगा हमको। ये प्रकार है, ये कुछ फोटोज है, आप देख लीजिएगा। आयुर्वेद के हिसाब से यदि आपको डायग्नोसिस करना है तो ये फोटोज जो है वो आपको फायदा करेंगे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। ये मैं बता चुका हूँ कि यदि वात होगा तो रुक्षता, खरता, परुष्टा, शोष, तोतभेद ये सब लक्षण होंगे। पित्त से लक्षण होंगे। देखिए मोटा बता देता हूँ, रूखापन बिना वात की होगा नहीं, दर्द बिना वात के होगा नहीं, जलन जो है, लालिमा जो होंगी वो बिना पित्त के होंगी नहीं, और सफेदी जो है, खुजली जो होंगी वो बिना कफ के होंगी नहीं। ये 3 बातें आपको ध्यान रख के चलना है। जलन जो है वो बिना पित्त के होंगे नहीं, दर्द जो होगा वो बिना वात के होगा नहीं, कालापन जो होगा वो बिना वात के होगा नहीं, लालिमा जो होंगे बिना पित्त के होंगे नहीं, सफेदी जो होंगी और खुजली जो होंगी वो बिना कफ के होंगे। ये 2-3 बातें आपने ध्यान रख ली तो चिकित्सा में डायग्नोसिस करने में आपको फायदा होगा, ट्रीटमेंट में भी फायदा होगा। ये सब, हाँ ये एक स्लाइड थोड़ी समझ लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ये लास्ट स्लाइड समझ के चलिए आप इसको, क्योंकि इसमें सब चिकित्सा के सिद्धांत आ जाएंगे। निदान परिवर्जन, देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, आपको आगे के स्लाइड देखेंगे तो मैंने सब योग लिख के रखे उसके अंदर कि यदि वातज इन्वॉल्वमेंट है तो कौन सा योग इस्तेमाल करना है, मैं आपको बता भी देता हूँ। मैं स्लाइड पे आ जाऊंगा। ये देखिए मैंने उसका एक प्रोटोकॉल भी बना के रखा कि किस बीमारी में हम किस तरह से सोचते हैं। ये धातुपाचक भी बताया गया है, किस विरेचन देना है तो किस स्नेह विरेचन काय से देते हैं, रुक्ष विरेचन काय से देते हैं। यदि आपको रसायन का प्रयोग करना है तो वातज, पित्तज, कफज भी कौन से इस्तेमाल करना है। ड्रग्स जो है जनरली जो इस्तेमाल होती है, ड्रग ऑफ चॉइस तो हमारे खदीरी बताई गई है ना, और आर्गोत बताया गया है। एक्सटर्नली आर्गोत बताया गया है हर प्रकार की कुष्ठों में, और इंटरनल श्वित्र में एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, यदि श्वित्र का पेशेंट, सफेद दाग वाला पेशेंट आता है तो आप उसको तांबे के पात्र में जल, सादा पानी, और उसमें लगभग 2 लीटर पानी में लगभग आधे से 1 ग्राम के आसपास कत्थे का पाउडर डाल के रखे, और यही पानी पीने के लिए बोलिए। कि एकमात्र बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है श्वित्र में, बहुत ज्यादा फायदा करती है। तांबे के पात्र में करेंगे तो असर और बढ़ जाता है। तो तांबे के पात्र में खदीर जल जो है, यानी कट्ठा मिला हुआ जल जो है, ये रखने के लिए दीजिए। आप चाहे थोड़ा सा आपको एलर्जी कंटेंट लगता है, इन्वॉल्वमेंट मिलता है कि सफेद दाग जो है एलर्जी का इन्वॉल्वमेंट भी मिल सकता है, तो आप उसमें हल्दी भी थोड़ी सी मिला सकते हैं, बाकी बहुत अच्छा फायदा करता है। तो ये कुछ ड्रग्स है, कुछ रसायन है,
इसके अलावा ये जो योग है, आरोग्य जो जनरली स्किन कंडीशन में यूज होते हैं, आरोग्यवर्धनी वृद्धि गंधक रसायन कामधुदा, ये मैंने लिख के रखे हैं। आप ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वात गुगलू में भी यदि वातज इन्वॉल्वमेंट होगा तो केशर जैसे गुगलू का इस्तेमाल करना है, कफज में हमको त्रिफला गुगलू जैसे गुगलू का इस्तेमाल करना है, कषायों में मतलब क्वाथों में भी कब हमको वातज कंडीशन में कौन सा क्वाथ, जैसे गुगलू तिक्त क्वाथ बताया आपको मैंने, पित्तज मिलता है तो पटोलादी क्वाथ करना है, और कफज कंडीशन में जो है वो आर्यवादी क्वाथ हम इस्तेमाल करते हैं। ये लिख के रखे यहाँ पर, ऐसे आसावरिष्ठ है, ऐसे घृत भी यहाँ पर लिख के रखे, आप पीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से धातु पाचक गिलो सत्व, इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। एक्सटर्नल लगाने के लिए वातज कंडीशन में, पित्तज कंडीशन में, कफज कंडीशन में क्या लगाएंगे उनका भी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और ये कुछ इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव जो हम प्रोसीजर्स करते हैं, है ना, जलों का कपिंग थेरेपी हमारे ओपीडी में होती है ये। इसके अलावा हम माइक्रो नीडलिंग, यानी आपको छोटी सी सुई से या लेंसेट से एक्नेस जो है सूखे वाले हैं, गीले में नहीं, क्ले जहां वहां इस्तेमाल नहीं करते, छोटे छोटे दाने जिस हमने मिलिया बताया था शुरू में, मिलिया में आपको टच करना है और उसको पोर बना देना है, उसके अंदर का जो एक्यूमुलेशन है वो निकल जाएगा, तत्काल आराम पड़ जाता है। तो माइक्रो नीडलिंग जो है मिलिया कंडीशन में बहुत ज्यादा फायदा करता है। सफेद दाग, यदि मान लो बाकुची तेल से इनसे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप इसका भी माइक्रो नीडलिंग का इस्तेमाल वहां कर सकते हैं, बड़ा इफेक्टिव है, आप जलों का भी वहां लगा सकते हैं। इसके अलावा पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये छोटी सी टेक्निक होती है, ये बालों के रोगों में, यानी यदि किसी प्रकार से फायदा नहीं पड़ रहा है, देखिए बालों की चिकित्सा में आपको ध्यान रखकर चलना है कि आप जो भी तेल इस्तेमाल करेंगे, तेल के साथ में आपको कोई भी रसायन अवश्य इस्तेमाल करना है, चाहे वो च्यवनप्राश हो सकता है, चाहे वो ब्रह्म रसायन हो सकता है, चाहे वो आमलकी रसायन हो सकता है, चाहे वो नारसी, कुछ भी एक रसायन औषध आपको इस्तेमाल करना है। एक अस्थि पर काम करने वाला औषध वो मैं बता ही चुका हूं। और यदि आप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए वहां लीच थेरेपी इस्तेमाल कर ले, बहुत फायदा पड़ सकता है। या फिर उससे रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, हम इसको थोड़ा मॉडिफाइड वे में करते हैं, हम ब्लड का सैंपल ले लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में हमको सॉल्यूशन मिल जाता है, प्लाज्मा मिलता है जिसमें प्लेटलेट बहुत ज्यादा होती है, और हम डर्मा रोलर से या फिर जो माइक्रो नीडलिंग बताई हमने, तो वहां पेच में जहां हेयर लॉस हुआ है वहां पर प्रक्षालन करते हैं और उसके बाद में इसको लगाते हैं। इसलिए लगाते से मॉडर्न में जो पीआरपी करते हैं उसमें सीधा निडल से इंजेक्ट करते हैं, हम निडल से इंजेक्ट नहीं करते, हम ऑटो वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है, पीआरपी ये जो सॉल्यूशन है जो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए हम उसको मॉडिफाइड कहा है। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके वाले, आप इसको कभी इस्तेमाल करके देखिए, यदि हेयर लॉस किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा है आप इसको इस्तेमाल करिए। इसके अलावा जो पोस्ट एक्ने स्कार बन जाते हैं उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिले पीआरपी के, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोडर्मा एब्रेजन, जहां पर थोड़े से मतलब कालापन तो है, बाकी मिलाज्मा जैसा नहीं है, हल्का सा लीनियर कुछ हल्के से एलिवेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो केराटोसिस पिलेरिस मतलब हाथ में छोटे छोटे दाने बाहर दिखाई देते हैं, या फिर ब्लैकहेड्स और व्हाइट जो चेहरे पे हो जाते हैं, इसमें एब्रेजन करने के लिए, मतलब उसको रगड़ने के लिए, घिस के निकालने के लिए, ये हमारा जो उद्घर्षण और उत्पादन जो बताया गया उसी का ही जो है ये मैकेनिकल फॉर्म है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये यदि आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह का जो पेशेंट इस तरह की चीजें पसंद करता है, तो इस तरह के छोटे मोटे मुश्किल से 50,000 में ये सब चीजें आ जाती है, 50,000 से 80,000 के बीच में, तो आप अपने ओपीडी को बहुत ज्यादा, ओपीडी प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। ये एलईडी लाइट है, एक्ने में, एक्यूट एक्ने में जहां पर क्लेद होगा उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं इसके वाले। ये हाई फ्रिक्वेंसी है, ये भी एक्ने में बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। पोस्ट एक्ने जो स्कार होते हैं जहां पर कोलेजन फाइबर, कोलेजन सिंथेसिस की हमको आवश्यकता होती है, वहां पर इसके मतलब कोलेजन सिंथेसिस को एक्टिवेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके वाले। अल्ट्रासोनिक है, ये भी पोस्ट एक्ने स्कार में या मेलाज्मा में इसका भी यूज होता है, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स में इसका इस्तेमाल होता है। ये गैल्वेनिक है, इससे हल्का सा वाइब्रेशन आता है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी यदि आप में से उज्जैन आए तो हमारे ओपीडी में अवश्य आए, हम आपको उसका फ्री डेमो देंगे, इसको बताएंगे आपको, और आप अपने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एक बार देखना पड़ेगा आपको। तो मैं उस स्लाइड पे आ जाता हूँ, लास्ट में कंक्लूडिंग स्लाइड होंगी मेरी वाली, वो पूरी चिकित्सा उसमें आ जा रही कुछ की। हाँ, निदान परिवर्जनम, यानी जिस कारण से
बीमारी मतलब जो कारण है जिस वजह से स्किन की इश्यू आपको हो रहा है, मुझे तांबे की अंगूठी पहनने की वजह से बहुत दिनों तक अटके रहा था। मैंने जैसी तांबे की अंगूठी निकाल के फेंकी, मेरे खुजली बिल्कुल बंद हो गई। तो निदान परिवर्जन जो है वो बहुत महत्व रखता है। यदि आपने निदान परिवर्जन नहीं किया, यदि किसी को धूल से एलर्जी और बार बार वो धूल में जा रहा है, प्रॉब्लम उसकी बनी रहेगी। खाने में भी बहुत सारी चीजें, खाने में आपको यदि कुष्ठ रोगी आपके पास में आता है, त्वचा विकार वाला कोई भी आता है, आपको खट्टे के प्रति यानी खटाई के प्रति तो पेशेंट अवेयर होता है, बाकी वो क्लेद वर्धन करने वाले नमक के प्रति और मिर्च के प्रति वो मैंने कटु रस के प्रति वो अवेयर नहीं होता है। तो हमको नमक, उसकी मिर्च और खटाई ये बिल्कुल कम कर देना है। अर्टिकेरिया जैसे बीमारियों में, मतलब जो हम शीत पित्त उधर कहते हैं, आप उसका नमक बंद कर दीजिए, आप बिल्कुल 50% तो केवल बिना दवाई के नमक बंद करने से उसको आराम हो जाएगा। इतना जो है वो फायदेमंद होता है निदान परिवर्जन। इसके अलावा दूसरा जो सिद्धांत है प्रतिलोमता, दोष की प्रतिलोमता, चाहे वो वात हो, पित्त हो, कफ है, यदि ये प्रतिलोम हो गया है, मतलब इनको वास्तव में अनुलोमित होना चाहिए। अनुलोमन का अर्थ है उन दोषों का निर्हरण। अनुलोमन जनरली वात के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं, बाकी दोष के अनुलोमन का अर्थ मतलब पित्त का भी विरेचन हो और कफ का भी निर्हरण हो। यदि ये नहीं निकलेंगे प्रॉपरली तो ये शरीर को दूषित करेंगे प्रतिलोमित होकर। तो दोषों की प्रतिलोमता भी हमको आवश्यक रूप से ध्यान के रखे चलना है। इसके अलावा साम अवस्था कोष्ठ की भी और धातुओं की भी, यानी धातुओं में भी, कोष्ठ में भी सामता नहीं होना चाहिए और धातुओं में भी सामता नहीं होना चाहिए, इसका भी हमको ध्यान रखे चलना है। यदि कोष्ठ में और धातु में अग्निमान होगा तो सामता उत्पन्न होंगी। इसके लिए कोष्ठ की अग्नि प्रयुक्त करने के लिए तो हम दीपन पाचन जानते हैं, बाकी धातु के सामता दूर करने के लिए हमारे यहाँ जो ज्वर, विषम ज्वर के जो 5 काढ़े जो बताए गए हैं, जो संतत ज्वर में जो काढ़े बताए गए हैं, उन 5 काढ़ों को हमको इस्तेमाल करना है। रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, स्लाइड में मैंने लिखा है यहाँ पर, उनको आप थोड़ा सा अनुशीलन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमको कोष्ठ के साथ में धातु की सामता और उनकी अग्निमान का आवश्यक को भी ध्यान में रख के चलना है। हमको धातुओं की दुष्टि और वेश्यम में, पहले मैं बता चुका हूँ, रस से लेकर शुक्ल धातु तक आपको बता चुका हूँ, तो उनकी दुष्टि और वेश्यम पे बात करना है। स्रोतस में जो वेगुण्य उत्पन्न हुआ है, यदि आर्तव स्रोतस जो है वो यदि उसमें वेगुण्य उत्पन्न हुआ है या उसमें दुष्टि उत्पन्न हुई है, तो निश्चित स्किन डिसीज होंगी, युवान पीड़िकाएं होंगी, मेलाज्मा होगा, तो आपको स्रोतो वेगुण्य को दूर करना है। हाँ, त्वक रोग में हमको कृमि की चिकित्सा भी करना पड़ती है। फंगल इन्फेक्शन जैसे बीमारियों में हमको कृमि की चिकित्सा तो करना ही पड़ती है। इसके अलावा बालों के रोग में हमारे यहाँ कृमि के प्रकारों में केशाद और लोमाद भी आता है। ये वास्तव में कृमि ही है जो केश के विकार उत्पन्न करते हैं, इसके लिए हमको कृमि का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा दूषी विष, हम आज जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे वो दूध ले, फल ले, सब्जी ले, सभी में कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड जो है वो हमको दिखाई देते हैं। तो पेस्टिसाइड वाला भोजन हम ले रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे एस्ट्रिंजेंट्स जैसे जो मसाला वगैरह डालते हैं, है ना, तो ये अंदर जाके दूषी विष का ही काम करता है। जाने अनजाने में हम बहुत सारे फल खाते हैं, वो भी उसमें पता नहीं क्या ऑक्सीडेशन लगा, क्या क्या कितने केमिकल्स यूज किए, हम नहीं उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये दूषी विष, आप कितने भी संभल के रहिए, कितना भी आप ऑर्गेनिक भोजन लीजिए, दूषी विष तो आपके पेट के अंदर जाना ही है। तो ऐसी कंडीशन में दूषी विष की चिकित्सा करने की भी आवश्यकता हमको पड़ती है। इसके लिए दूषी विषारी का गुलिका, जैसे मैंने कल्पस्थान में उसका वर्णन है, दूषी विषारी गुलिका आती है, इसका आप वर्णन करिए। शिवा गुलिका वाग्भट ने बताइए, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। बाकी दूषी विषारी गुलिका जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है। आपको यदि कोई पेशेंट स्टीरॉइड लेने के बाद में आपके पास में आया है, मिथोट्रेक्सिन जैसी कोई चीज ली है उन्होंने या मेडोल जैसी कोई चीज ली है, उसके बाद में पेशेंट आया, तो कोई भी स्टीरॉइड जो है वो वास्तव में दूषी विष है। तो ऐसी कंडीशन स्टीरॉइड इंटेक के बाद में भी आपको दूषी विषारी गुलिका जो है आपको इस्तेमाल करना पड़ेगी। पेशेंट खुजली करता है, बहुत बार नाखून लगा देता है, तो नख और दस्त चिकित्सा हमको करना पड़ती है। इसके अलावा ओज क्षय, ओज व्यापत, विंस्टन, जनरली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में इसका हमको ध्यान रखना पड़ता है। इसको भी दीपन पाचन में पहले बता चुका हूँ। शमन चिकित्सा पर बात हो चुकी है। संशोधन जो है वमन विरेचन, इस पर भी मैं बात कर चुका हूँ। श्वेत जनन, मूत्र जनन पर बात कर चुका हूँ। रसायन पर भी, रसायन कर्म जो है ये बार बार रिकरेंस जो है कुष्ठ रोगों में जो कि जनरली होता है, उससे बचाव के लिए बहुत आवश्यक है। अपअनुभव कंडीशन के लिए तो रसायन, बहुत सारे रसायन हमारे यहाँ बताया गया, तूरक रसायन बताया गया, गंधक रसायन अपने आप में एक रसायन बताया गया है। बहुत सारे रसायन जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
और लास्ट में चूंकि सभी चिकित्सक हैं हमारे यहाँ, तो चूंकि कर्मज व्याधि कुष्ठ रोग को माना गया है, तो कर्मज व्याधियां मतलब रोगी जो कर्म का भोक्ता है और कर्म का फल देने वाला जो भी शक्ति है, आप उसको ईश्वर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, परम शक्ति जो भी है, जो भी ऊर्जा है, यदि कर्मज व्याधि है तो चिकित्सक जो है वो डायरेक्टली बीच में आता है कर्म का फल देने वाले और कर्म के भोक्ता के बीच में। तो टारगेट में चिकित्सक के आने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। स्पेशली चिकित्सा जब हम कुष्ठ रोग की करते हैं, तो चिकित्सक होने के नाते जब हम कुष्ठ की चिकित्सा करते हैं स्पेशली, तो कर्मज व्याधियों में, और मैं फिर बता रहा हूँ आपको, हमारे पास 70% केसेस जो ऑटोइम्यून वाले रहते हैं वो तो वो कर्मज व्याधि वाले, तो उनमें इन्वॉल्व कहीं ना कहीं तो होता ही है। अनचांस कल्पना से कम ज्यादा हो सकता है, बाकी वो कर्मज इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो कर्मों का फल देने वाला और कर्मों के भोक्ता के बीच में आने के अपराध, जो कि वास्तव में हमारा कर्तव्य भी है, इसके लिए एक चिकित्सक के रूप में हमको भी क्षमा प्रार्थना जो है उस कर्म के फल देने वाली शक्ति से किया जाने वाला प्रार्थना आवश्यक होती है। इसलिए वो करने का मेरा निवेदन है, मतलब उसको किया जाने वाला जो है वो श्रेष्ठ होगा। धन्यवाद सर। आप किसी की यदि कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आउटस्टैंडिंग, क्या कहूँ सर, एक्सीलेंट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेक्चर यू हैव डन। बहुत ही बढ़िया सर ने हमें स्किन डिजीज के बारे में बताया। अभी तक हमने एक लिटरेचर में पढ़ा था और कुछ हम प्रैक्टिस में यूज करते थे, लेकिन सर ने जिस तरीके से जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमको बताया स्किन डिजीज का, कि क्या पैप्यूल होती है, मैक्यूल और ल्यूकोडर्मा, सोरियासिस, इनके जो डिफरेंशियल जो अपीयरेंस है वो सर ने हमें एक इमेज के जरिए बताई। फिर उसमें जो दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, धातुओं का जो इन्वॉल्वमेंट है, उनकी हम किस तरीके से चिकित्सा कर सकते हैं, और कुछ जो कॉमन पॉइंट्स कि इसमें वात का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्या हम रसायन का सेवन कर सकते हैं, कैसे हम सत्वावजय चिकित्सा से स्किन डिजीज को दूर कर सकते हैं, और स्पेशली जो सर ने बालों के लिए बताया कि काला करने के लिए भृंगराज, मजबूत करने के लिए वट का यूज। तो सर निश्चित रूप से ये लेक्चर सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और इस तरीके के लेक्चर अगर हम करवाते रहें तो जरूर हम आयुर्वेद को एक मतलब एलोपैथी से टक्कर देने लायक बना सकते हैं। जो स्टीरॉइड का यूज वो लोग करके और ज्यादा हमारी सेहत के साथ में जो खिलवाड़ होता है, तो सर इसके लिए डॉक्टर राकेश जी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने हमको योगेश वाने सर से मिलाया और उनके इतने अच्छे एक्सपीरियंस हमारे साथ सर ने शेयर किए। तो हमारे जो और स्कॉलर्स हैं या हम सभी हैं, वो चिकित्सा में निश्चित रूप से इनका यूज करके इस दिशा में और सोच करके हम लाभान्वित करेंगे पेशेंट्स को। तो सर बहुत ही अच्छा आपका लेक्चर रहा और इसी तरीके की लेक्चर की हमको आवश्यकता भी है। तो अब मैं आगे क्लोजिंग रिमार्क एंड वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर निरंजन गौतम सर को इनवाइट करूंगी। एक मिनट मनीषा जी, किसी के क्वेरीज हो तो एक बार वो पूछना जरूरी है। ठीक है सर, हाँ, अगर इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी देन यू कैन आस्क। ममता ने एक ममता जी आप पूछे, ममता जी तो जुड़ी हुई है, अपने ममता जी का सवाल है। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। सेशन बहुत अच्छा था। मुझे ये जानना है कि जो बच्चों में अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेस्ट? जी मैडम। और आपने अपने एक्सपीरियंस बताएं सर प्लीज। जी एक्चुअली यदि 10 से लेकर 15 साल के बीच में हो रहा है तो उसके दोष मतलब बीज भाग और बीज, जैसे मतलब हमारा जो जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट जो है उसके होने की संभावना बहुत होता है। तो हमको थोड़ा सा हिस्ट्री लेना पड़ती है पेशेंट की, कि उनके लगभग 3 या 4 पीढ़ी तक, चाहे वो मैटरनल साइड से हो या पैटर्नल, स्पेशली पैटर्नल साइड, क्योंकि केस जो है हमारे पितृज भाव माना गया है। तो कहीं पर इस तरह की अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर किसी को हुई है क्या? यदि वो हुई है तो फिर थोड़ा सा लिमिटेशन जो है वो हमारे साथ में बन जाते हैं, और यदि ऐसा नहीं है
तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा एक्सप्लोरेशन जो है वो हम चिकित्सा के रूप में कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा अच्छा मतलब सबसे पहले तो पेशेंट को किसी भी तरह की डाई लगाने के लिए हमको मना कर देना है। इसमें नील पत्ती चूर्ण जो होता है और अपनी मेहंदी, प्लेन मेहंदी, बाजार में काली मेहंदी आती है, वास्तव में वो केमिकल होता है। मेहंदी हम बचपन से जानते हैं कि लाल ही होती है, मेहंदी कभी काली होती नहीं है। तो प्योर जो मेहंदी जो होती है उसमें नील पत्ती चूर्ण मिला के रात को मेहंदी जैसा भिगा कर रखना है और सुबह लगाने के लिए करना है। एक तो ये लोकल एप्लीकेशन हो गया। तेल जो है कोई भी भृंगराज वाला तेल जो कृष्णीकरण करने वाला होगा वो तेल इस्तेमाल करेंगे। इंटरनली जो है वो नारसिंह चूर्ण जो होता है, बच्चों में थोड़ा सा डोज जो होगा कम होगा, आधा आधा चम्मच सुबह शाम देना है इसके अंदर हमको नारसिंह चूर्ण, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। एक पंचेंद्रिय वर्धक तेल होता है या अणु तेल, स्पेशली इस केस में पंचेंद्रिय वर्धक तेल जो होगा वो बहुत फायदेमंद होगा। इसका हमको नस्य देना है। और जो औषध योग जो है, औषध योग में हमको आरोग्य वर्धिनी वटी टेबलेट जो होती है जो वास्तव में धातु पोषण को सुधारती है, ऐसे हमको देना पड़ेंगे। और एक टेबलेट केश मित्र करके आती है, या आप ऐसा कोई ये टेबलेट आपको यहाँ नहीं मिलती होंगी तो ऐसी कोई योग ऐसी कोई दवाई बनाई लीजिएगा जिसके अंदर आमल की हो, जिसमें प्रवाल पिष्टि मिली हो, जिसमें मुक्ता पिष्टि भी हो, और गंधक रसायन हो, और साथ में पुनर्नवा मंडूर हो। आप इसका एक छोटा सा कॉम्बिनेशन बना के देंगे वो बहुत फायदा पड़ेगा। यदि आप इसमें गिलो भी मिला सकते हैं, इंटरनली आप इसके अंदर जटामासी भी मिला सकते हैं, वो भी करेंगे। और एक भृंगराजा सव बाजार में मिलता है, भृंगराजा सव, तो इसका इंटरनल उनका सेवन करने के लिए देंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट जो है हमको देखने को मिलते हैं। इसके साथ में यदि आप इनके पेशेंट को लीच थेरेपी कराएंगे, जलों का अवचरण कराएंगे तो भी अच्छा फायदा मिलता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बाबा साहेब पाटिल, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं तो पहले आप कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर आपका परिचय दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर बाबा साहेब पाटिल, मैं भाई साहब सावंत आयुर्वेद महाविद्यालय सावंतवाड़ी में संहिता विभाग में प्राध्यापक हूँ सर। जी 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 जी। तो शर्मा सर और योगेश सर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छा लेक्चर था और आपका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपने 1 घंटे में शेयर करने की कोशिश की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और दूसरी एक बात थी कि सोरियासिस नाम का जो डिसीज है तो उसमें रिकरेंसेस कितने होते हैं और कितने मतलब कितने ड्यूरेशन में वो ठीक होने की संभावना है होता है, मतलब आपका अनुभव शेयर कीजिए और आप इफ पॉसिबल शेयर योर नंबर। सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, सोरियासिस जो है वो चर्म रोगों में मतलब डर्मेटोलॉजी में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ऐसी बीमारी मानी जाती है। आप थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देंगे सर पाटिल सर की कौन से सोरियासिस की आप बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि प्लाक सोरियासिस भी होता है, उसके अलावा पामोप्लांटर सोरियासिस भी होता है, गटेड सोरियासिस भी होता है, सोरियासिस बहुत सारे प्रकार होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, सोरियासिस से जितने भी पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे रिजल्ट तो था सर, रिकरेंस बिल्कुल था, ऐसा था। नहीं मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है कि सोरियासिस जैसी कंडीशंस में सोरियासिस जो होता है वो आपको वहां थोड़ा मैंने जो बताया आपको दोष कर्मज और कर्मज वो थोड़ा सा विचार करना ही पड़ेगा आपको उसमें, और अकॉर्डिंगली यदि कर्मज है तो आपको थोड़ा सा देवपाश्चात्य चिकित्सा का इस्तेमाल तो उसमें करना ही पड़ेगा। बाकी युक्तिपाश्चात्य चिकित्सा में सबसे पहले हमको शोधन की इसमें आवश्यकता एक रेगुलर इंटरवल पर, यानी लगभग साल में 2 बार जो है यदि आप शोधन करेंगे, शोधन के लिए वमन विरेचन बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है इसके अंदर, तो बहुत फायदा करता है। इसके अलावा यदि प्लाक सोरियासिस है जहां पर रुक्षता जो होती है, प्लाक्स बनते हैं रूखे रूखेपन, तो महातिक्त घृत जो है अग्नि के हिसाब से बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। बाजार में श्वेत कुटज में पहले बता चुका तेल, श्वेत कुटज वाला कोई भी तेल आप उसको लगाना है चक्रमर्क के बीच छाछ में गलाकर, ये बहुत अच्छा एक्सपोलेशन करता है। नहीं कुछ तो आप त्रिफला को छाछ में मिला के, प्लेन छाछ भी जो होता है हमारा तक्रधारा बताई गई है वात कफज व्याधियों में। एक्चुअली सोरियासिस जो होता है बहुत सारे हम आयुर्वेद में जानना चाहे तो उसको एक कुष्ठ भी बोल सकते हैं, किटिप भी बोल सकते हैं, कुछ ने मंडल भी बोला है, दद्रु भी बोला है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है ना। विपादी का भी पामोप्लांटर सोरियासिस को विपादी भी कह सकते हैं, तो नाम के चक्कर में पड़ना नहीं है, आपको वहां की रुक्षता दूर करना है, ठीक है। महासुदर्शन घनवटी एक अप्रतिम औषध है। देखिए एक चिकित्सक, सब चिकित्सक बैठे इसलिए मैं एक बड़ी गुड़ चीज यहाँ बताना चाहूंगा। यदि आपने ज्वर पढ़ लिया, आपने रक्तपित्त पढ़ लिया,
आपने वात रक्त पढ़ लिया, आपने प्रमेय पढ़ लिया, आपने पूरी चिकित्सा पढ़ ली। ज्वर जो है वो केवल ज्वर यानी केवल वो फीवर नहीं है, ज्वर में आपको कैंसर के ट्रीटमेंट तक मिल जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बीमारी है, उतना गूढ़ विषय है ज्वर जो है। ज्वर है, रक्त पित्त है, वात रक्त है। तो ज्वर में जो पुनरावर्तक व्याधि है काढ़ा जो बताया गया है, उस काढ़े का इस्तेमाल करिए आप, महासुदर्शन घनवटी इस्तेमाल करिए। और जहां तक आपने सवाल ये पूछा कि कितने समय रहेगा, ये डिपेंड सर करता है धातुगत अवस्था के ऊपर। सुश्रुत ने जो कुष्ठ जो है उसकी धातुगत अवस्था बताई है। यदि ये शुक्र धातुगत हुआ है, या जनरली ये अस्थि धातु में तो देखने को मिलता ही है, आपने सोरेटिक आर्थराइटिस का नाम सुना होगा, है ना? तो यदि सोरेटिक आर्थराइटिस भी है तो मतलब पांचवी धातु तो वो पहुंच गया है। तो मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि इसमें एक धातु में 1 साल का समय लगता है। तो सोरेटिक आर्थराइटिस तो 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब वो पांचवी धातु 5 साल तो इसमें तो लगना ही है। 5 साल देखिए आपको आराम तो तत्काल पड़ जाएगा, आपको ट्रीटमेंट जो है यदि कुष्ठ यदि सोरियासिस में इन्वॉल्वमेंट जो है वो अस्थि धातु को गया है तो आपको शोधन जो है वो 5 साल तक कराना पड़ेगा। 5 साल उसको आराम रहेगा। और आप आयुर्वेद के ट्रीटमेंट जो है सर वो बिना स्टेरॉइड के जनरल इसके अंदर देते, साइक्लोस्पोरिन जैसी चीजें या मिथोट्रिक्स जैसी चीज चलती है इसके अंदर, वो किडनी हार्ट लिवर पर बड़ा बुरा असर है। हम कोविड के बाद में इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं और यहाँ इम्यूनिटी सप्रेस करने की बात होती है, तो वो बड़ा उल्टा ही काम होता है उसके अंदर। तो आयुर्वेद के दवाइयां जो हम इस्तेमाल करते हैं करके बड़ा अच्छे फायदा देखने को मिलते हैं। तो सोरेटिक आर्थराइटिस यदि अस्थि धातु का इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है तो कम से कम 5 साल लगेंगे। ये मध्य धातुगत है तो 6 साल, और शुक्र धातुगत है तो 7 साल। इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। देखिए हमारे यहाँ जो केश जो है, नख जो है और दंत जो है हमारे अस्थि धातु मानी है। तो यदि किसी को नख में जैसे होता है और सोरेटिक आर्थराइटिस भी है किसी को, तो वो अस्थि धातुगत होगा, है ना? ये तो पहले बता चुका हूं मैं। और नेल सोरेसिस वाले में ऑस्टियो आर्थराइटिस होने की संभावना बहुत ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमारा नख भी और अस्थि भी बोन भी जो है अस्थि धातु मानी गई है, दंत भी माने गए हैं इस तरह से। तो वो एक जो अस्थि की संकलना जो होती है वो भी हमको इसमें देखने को मिलती है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। शंकर जी अपनी बात रखें। शंकर शर्मा जी शेयर कर देंगे आपको। शंकर शर्मा जी अपनी बात रखें। शंकर शर्मा जी आपको रिक्वेस्ट गई हुई है, एक्सेप्ट करें। शंकर शर्मा जी आपको रिक्वेस्ट भेजी है। अंकित त्यागी जी आपको भी रिक्वेस्ट भेजी हुई है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें तो आपका बोलने की स्थिति में आ पाएंगे। और संगीता नागर जी आपको भी, और पंकज सिंह जी आपको भी रिक्वेस्ट गई है। आप अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर पाएंगे तो आप जुड़ पाएंगे, नहीं तो आप अपने अपना प्रश्न मैसेज में पूछ सकते हैं। और कोई है तो एक बार अपनी क्वेरी रखें। भाई रिक्वेस्ट अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट भेजिए तो आप अपना मैसेज व्हाट्सएप में चैट बॉक्स में डाल दीजिए, उसमें भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। नहीं तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, समापन की ओर। आपके पास चैट का ऑप्शन है। अंकित जी, संगीता जी, पंकज सिंह जी, शंकर जी, आपको सबको रिक्वेस्ट गई है। सर अब शायद कोई है नहीं तो अब अपन आगे बढ़े हैं, मुझे लगता है सर। हाँ मुझे लगता नहीं, मोबाइल से जुड़े हुए हैं सर। ये शायद मोबाइल से जुड़े हैं सर। हाँ वही चक्कर वही है। आप या तो मोबाइल में है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते थे आप, कोई बात नहीं। आप अपना आपका नंबर शेयर कर देते हैं, हम आप सर से बात कर लीजिएगा जैसे भी होगा। मैं आपका नंबर, सर आपका एक बार नंबर आप बोल दीजिए सर, ताकि अगर कोई जाना। हाँ सब लोग नंबर नोट कर लें जो पूछना चाहता है। जी सर, मेरा मोबाइल नंबर है 9200-174-594। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ 9200-174-594। और मेरा एक छोटा सा निवेदन था
आप कभी भी उज्जैन आए तो हमारे हॉस्पिटल में अवश्य आए, और ये जो प्रोसीजर में बात की, प्रोसीजर भी देखिए, और मुझे बड़ी खुशी होगी यदि मैं आपकी हेल्प कर पाया। मुझे मालूम है सर, मैंने देखा हुआ है, और बहुत अच्छा काम है सर। आपने बहुत इक्विपमेंट्स भी बहुत लिए हुए हैं और बहुत काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये आप उदयपुर उज्जैन जाकर के आप निश्चित रूप से इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बहुत बड़ा एक्सपोजर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो चिकित्सा, खासकर केश नख की जो चिकित्सा, केश और उसकी त्वचा की, बहुत ही जटिल चिकित्सा है। और इसमें जो है आधुनिक पक्ष में देखेंगे तो आधुनिक साइड में चिकित्सा के पक्ष उनके पास नहीं है, इसलिए पेशेंट्स अपने पास बहुत ज्यादा उपलब्ध हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे, कुछ एक दूसरे से एक्सपोजर लेंगे, तो हमको बहुत कुछ सार्थक सीखने को मिलेगा। तो मेरा तो अनुभव रहेगा कि आप सब लोग जो है, एक बार जरूर आग्रह रहेगा, एक बार जरूर आप पधारें उज्जैन में जाकर के, आप इनकी ओपीडी को देखें, तो आपको बहुत एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा और एक बहुत अच्छा अनुभव देखने को मिलेगा। मैं आप सबको इस हेतु आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है और कोई है नहीं, क्योंकि वो समस्या है, जो जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके कोई भी हो तो वो फोन पे बात कर लेंगे सब लोग, ठीक है ना जी। हाँ सर, एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे हमने एक वर्क दिया था पीजी स्कॉलर को, एक हेयर जी। रिमूवल लेप बनवाया था सर। जी जी तो जी। उसमें क्या है, हड़ताल और आरकवद की रूट, और साथ ही सर ये डंकी यूरिन, इसका लेप था सर। तो उसके अच्छा। रिजल्ट बहुत अच्छे थे, लेकिन हम अच्छा। ये नहीं जान पा रहे थे कि जो उसके हेयर्स की ग्रोथ थी उसको हम कैसे असेस करें। अच्छा, जी सर। तो ये हेयर मैडम कहाँ के सर ये अनवांटेड हेयर की बात कर रहे हैं आप? अनवांटेड, बिल्कुल सर, अनवांटेड हेयर जो होते हैं, जो जी मार्केट में मिलते हैं ना, अपने हेयर जी रिमूवल जी। क्रीम मिलती हाँ, है, अप्रूव वैक्स अप्रूव करवाते अप्रूव हैं। लोशन आता है, अप्रूव हाँ जी अप्रूव सर, हाँ। लोशन, अपने तो अप्रूव वो लोशन हमने भी आता है। इसी का सर चक्रदत्त का योग था, वो लिया था, हाँ हाँ। और उसके जी रिजल्ट जी भी बहुत अच्छे थे सर, मिरेकुलस रिजल्ट हमको मिले। लेकिन उसमें जी। यही था कि हम हेयर की ग्रोथ को किससे मेजर करें, कि इसके कितने हैं, कितना कम हो गया या कंप्लीट रिमूवल हो गया। एक्चुअली क्या मैडम, हेयर के जो ग्रोथ की है ना, फेजेस होती है ना, हम्म इलोजन फेज, उसकी जो जितनी फेजेस होती है, हम्म। उनको हमको ध्यान में रखते हुए आपने एक्चुअली क्राइटेरिया क्या क्या लिए थे उसमें, मतलब क्राइटेरिया क्या लिए थे, वो क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगा। क्राइटेरिया सर, हमने एक तो जैसे ईचिंग ली थी, कि ईचिंग उससे होती नहीं है नहीं क्या, नहीं, लेंथ के लिए क्या लिए थे क्राइटेरिया आपने? लेंथ का तो सर फिर वही हमने थोड़ा स्केल वाला ही लिया था, पर वो ढंग से मेजर हुआ नहीं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। फिर हमने अच्छा, नहीं कंप्लीट आप कर रिमूवल लीजिएगा, आपके किया। जो सिनॉप्सिस होंगे वो एक हाँ बार भेज दीजिएगा मुझे, नंबर जी तो ही सर, जी आपके सर, पास में है ना, जी तो सर, उसमें जी डिटेल में आप बात कर लेंगे उस पर, सर। ओके सर, क्योंकि वो पैरामीटर सबको क्राइटेरिया देखना पड़ेंगे उसमें। जी सर, जी सर। ओके जी जी। ओके, थैंक यू सर। ओके। नहीं, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है काफी हो गया है, क्योंकि अब सवाल लोगों के नहीं आ पा रहे हैं, तो अपन इसको अंतिम उसकी ओर ले नेक्स्ट चलते हैं करते हैं जी। सर। हाँ, जी नाउ आई जी। रिक्वेस्ट टू डॉक्टर निरंजन गौतम सर फॉर क्लोजिंग रिमार्क एंड वोट ऑफ थैंक्स। नमस्कार सभी को, नमस्कार। जी नमस्कार। Thank you very much, Vane sir. Thank you for this kindness to us, especially for this wonderful and useful lecture you are provide in this webinar. और मैं तो स्पेशली ज्यादा प्राउड कर रहा हूँ सर, क्योंकि मैं भी रत्नाचार्य से पीजी हूँ, और आपने जो अद्भुत चिकित्सा आज बताई है हम सब चिकित्सकों को, ये अद्भुत है, हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी तो रहेगी सही। बल्कि मैं तो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा इस व्याख्यान माला को सुनने के बाद, कि रचनाचारी के आगे जो नॉन क्लिनिकल का जो तमगा लगा हुआ है ना, उसको कम से कम हटा देना चाहिए सर। कि जो रचनाचारी शुक्र शोणी से लेकर पूरी गर्भ की परिचर्या से लेकर अस्थि संधि कला स्नायु, और उसमें इस तरह के जो महान व्यक्तित्व जो अपनी इतनी चिकित्सा समेटे हुए है, उसके बाद रचनाचारी नॉन क्लिनिकल कहीं नहीं रहती सर। तो मैं बहुत बहुत भाववान हूँ और बहुत आपका थैंक्स करता हूँ माने सर, अभिनंदन करता हूँ कि आपने आज जो हमें जानकारी दी है, ये हर चिकित्सक के लिए, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम और कॉस्मेटिक आज का ये बहुत वार्म पॉइंट है, और हर शख्स चाहता है कि मैं इससे दूर रहूं, और आयुर्वेद के थ्रू अगर ये चीज होती है तो निश्चित रूप से हम सब के लिए ये बहुत गर्व का विषय है।
आपने जो जो चीजें बताई है वो सब आपकी अनुभव चीजें हैं। मैं खुद भी आपसे मिल चुका हूँ। बिफोर लास्ट ईयर एनआई की जो सीएमए हुई थी उसमें आपका जो व्याख्यान हुआ था वहीं से मैं आपका प्रशंसक रहा हूँ। उज्जैन बहुत भी बहुत मैं गया धन्यवाद। था उज्जैन भी मैं बहुत गया बहुत था, धन्यवाद। लेकिन उस दिन आप बाहर गए हुए थे डॉक्टर रामती और आशीष के साथ। मैं आपकी यूनिट में गया था सर, देख के आया था। और अरे मैं सर, सभी से बिल्कुल सर, और सभी से आग्रह करूंगा कि आज सर ने जो भी बताया उसको अपनी चिकित्सा में शामिल करें। और आज से ही आयुर्वेद का नाम कॉस्मेटोलॉजी और डर्मेटाइटिस में आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और राकेश सर को बहुत बहुत मैं धन्यवाद धन्यवाद सर। देना चाहता हूं सर कि आपने आज इतने यूजफुल और वेबिनार रखी। वानी सर को आपने इनवाइट किया और हम सब बिल्कुल बांधे रखा है। अभी भी लग रहा है कि समय और होता तो हम सब और सुनते इनको। इन्होंने बहुत शॉर्ट में लेकिन बहुत सार हमें बता दिया है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा एक बार और इनको हमें इनवाइट करें ताकि हमें इनका उपयोग ले सकें अपनी चिकित्सा में। तो आपका भी विश्व आयुर्वेद परिषद के भी, विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी पदाधिकारी जिन्होंने इस वेबिनार को आयोजित किया है उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत थैंक सर। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मैं भी खुद अपना एक Thank you, sir. एक्सपीरियंस, Thank you. सर ने मुझे कहा कि आपको एंकरिंग करनी है, तो मुझे लगा बच्चे का एग्जाम है 2 घंटे तक मैं कैसे एंगेज रहूंगी। लेकिन सर लेक्चर स्टार्ट होने के लास्ट तक मैं भूल गई कि मेरे बच्चे का कल एग्जाम है। मुझे लगा बिल्कुल। इतना अच्छा कुछ मटेरियल सुनने को मिल रहा है, तो पहले ये सुनते हैं, वो एग्जाम होता रहेगा। तो बहुत अच्छा लेक्चर रहा सर। और मुझे लगता है शायद सर का इतना एक्सपीरियंस है कि वो एक लेक्चर में होना बहुत मुश्किल है।